हे फोक्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा रिएक्ट के हुक्स को हम समझने वाले हैं। जितने भी रिएक्ट के हुक्स होते हैं मोस्टली हम सारे के सारे इस वीडियो में हम पढ़ लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि हुक्स क्या होता है कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता कौन कौन से हुक्स होते हैं कोई बात नहीं, आपको नहीं पता कि हुक्स काम कैसे करते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, कब हम कौन सा हुक्स यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो हमारे पास 11 हुक्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें मोस्टली लोग, आप लोगों ने कई जो हुक्स है उसका नाम सुना होगा, और मोस्टली लोगों ने कई हुक्स है जिसका नाम कभी सुना ही नहीं होगा। जैसे आपने यूज स्टेट का नाम सुना होगा, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, यूज स्टेट बहुत ज़्यादा यूज होता है। यूज रिड्यूसर, उसका नाम 50% लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, और बहुत कम लोग उसका यूज़ भी करते होंगे। यूज इफेक्ट, या मोस्टली लोग इसका यूज़ करते हैं यूज इफेक्ट का। यूज कॉन्टेक्स्ट का भी लोग यूज़ करते हैं। यूज रेफ का यूज़ 90% लोग नहीं करते। यूज डिबग वैल्यू का यूज़ 95% लोग नहीं करते हैं। यूज लेआउट इफेक्ट का लोगों को पता ही नहीं होता क्या होता है। इंपरेटिव हैंडल लोगों को नहीं पता। मेमो लोगों को नहीं पता। कॉल बैक का यूज़ नहीं करते लोग। ट्रांजिशन का तो कोई नहीं करता यूज़। तो हम इसका बताएंगे इसको यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि जब इसका कोई यूज़ नहीं करता तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। इसका यूज़ कोई नहीं करता मैंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ कि इसका यूज़ जो है मोस्टली लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो कि करना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हो तो हर एक चीज़ का यूज़ आएगा। तो मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कब आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, कब आपको यूज स्टेट यूज़ करना चाहिए, और कब आपको यूज रिड्यूसर की यूज़ करना चाहिए। मैं बता दूँ अभी एक चीज़ कि जो यूज रिड्यूसर है वो यूज स्टेट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन समझ लीजिए, या फिर इसका एक अल्टरनेटिव समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए वो है। तो हम ये बताएंगे कब हमको यूज स्टेट यूज़ करना चाहिए और कब यूज रिड्यूसर यूज़ करना चाहिए। हम हर एक चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एकदम डिटेल में, हर सबका एकदम डिटेल में हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं यहाँ रिएक्ट के ऑफिशियल react.dev के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे हुक्स यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल हैं। तो आप ये मत समझ लीजिए कि कुछ मैं अपने तरफ से लेकर आया हूँ आपको। यहाँ पर मैं इसी के रेफरेंस से मैं आपको हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम यूज स्टेट से। ठीक है, तो हम ये कोड हम करने कहाँ वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कोड सैंडबॉक्स पे, जो एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर है। हम यहाँ पर रिएक्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड ना करनी पड़े। जैसे मेरे पास पहले से यहाँ सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करके आ गई हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ कोड लिखना होगा और आपको मुझे समझाना ही है केवल। और साथ ही साथ मैं हर एक हुक्स के लिए एक नया नया फाइल बनाते जाऊँगा, नया नया कॉम्पोनेंट बनाते जाऊँगा, और उसको app.js में इंपोर्ट करता जाऊँगा। और ताकि जब मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूँ तो आप यहाँ पर आके सारा चीज़, आप सारा आपको कोड एक ऑर्गेनाइज वे में मिल जाए और आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ सोर्स फोल्डर में। इसका नाम रखता हूँ यूज स्टेट। यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट डॉट जी एस। मैंने इसको क्रिएट कर दिया। सी, यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर दिया यूज स्टेट डॉट जी एस को। अब मैं एक काम करता हूँ, ऐप.js में आते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे यूज स्टेट में आकर के इसको सिंपली पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ, रिएक्ट को, रिएक्ट फ्रॉम। ओके, और मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं आता हूँ ऐप.js में, यहाँ पर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, इस डिव को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली एक फ्रैगमेंट लगाता हूँ। अभी मैं सिर्फ कोड हमारा कैसे को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पे तरीका लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने यूज स्टेट को, जो कि हमारा इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर सिंपली देख लीजिए, और यहाँ पर मैं सिंपली इसको यूज़ करता हूँ। ओके, अब हमारा जो कोड है ये वो यहाँ पर आ चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करें एक बार। ओके, इसका नाम मैंने चेंज नहीं किया, इसका नाम सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ, यूज स्टेट ग्रेट। यहाँ पर इसको कैप्स करते हैं, कैप नहीं है, इसको भी कैप्स करते हैं। सेव किया मैंने, इसको रिफ्रेश किया, तो हमारा ये काम कर गया। अब हम यहाँ पर अपने सारे कोड को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट आएंगे सारे, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं काम करते हैं इसके बीच का, ये पूरा हम चीज़ हटाते हैं यहाँ से, इसके बीच की हर एक चीज़ हटाते हैं। और सिंपली मैं एक सिंपल सा यहाँ पर एक ऐप बनाता हूँ, जो कि है काउंटर ऐप। तो काउंटर ऐप में मेरे पास क्या होगा, काउंटर ऐप में सबसे पहले मेरे पास होगा एक वैल्यू,
मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 सेकंड के यून एंड काउंटर काउंट वैल्यू होगी मेरे पास एक सिंपल, इसकी वैल्यू होगी इनिशियली 0, सॉरी इंट नहीं, काउंट करता हूँ मैं, लेट करते हैं इसको, सॉरी कई सारे प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पर हम सिंपली हम यहाँ पे काउंट लिख देते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे ये 0 यहाँ पे शो हो रहा है, और मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, एक मैं बनाता हूँ बटन, ठीक है बटन हो गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू में लिखता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है सिंपली इंक्रीमेंट लिखता हूँ। तो इसको क्या करना है, जब मैं इसका बटन को मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, मेरे ये वैल्यू इंक्रीज हो, ठीक है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो सिंपली मैं इसमें रिएक्ट का स्टेट का भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिंपली एक बताता हूँ। अगर आपने रिएक्ट पढ़ा होगा तो रिएक्ट में आप क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि यूज स्टेट क्या होता है तो आप जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता, कॉन्स बनाता इंक्रीमेंट नाम का, एरो फंक्शन होता है ये, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये फंक्शन को ऑन क्लिक पे मैं कॉल करता, ऑन क्लिक पे मैं इस फंक्शन को इंक्रीमेंट को मैं कॉल करता सिंपली, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ क्या हो जाए, मेरा जो ये काउंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, सिंपली मुझको ये चाहिए था। तो अगर आपके हिसाब से मैं इसको सेव करूँ और तो एक काम करना चाहिए, और ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है काम, क्या ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या जो काउंट की वैल्यू है 0 से इस पर क्लिक करने पे इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि ऑन क्लिक पे तो ये इंक्रीज होनी चाहिए। ये भी हम चेक कर लेते हैं, हम इसको कंसोल करते हैं, काउंट की वैल्यू को हमने किया कंसोल इसको, और मैं खोल लेता हूँ अपने कंसोल को, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको हम, रिफ्रेश हो जाए। ओके, मैं इसको अगर इंक्रीमेंट करूँ, क्लिक करूँ मैं, 1 हुआ, देखो 0 से हमारा 1 हो गया। अगर मैं आपको साफ साफ दिखाऊं तो ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा, मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा 0 से 1 हो गया, मैं एक बार क्लिक किया 2 हो गया, एक और क्लिक किया 3 4 ये हो रहा है, ये काउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है, ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज इसको मैं साइड से थोड़ा हटा देता हूँ, हाँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे वैल्यू काउंट तो बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो पेज है ना वो रेंडर नहीं हो रहा है, हमारा जो पेज है वो री रेंडर नहीं हो रहा है, वो केवल हमारी इस वैल्यू को बढ़ा रहा है। अगर इसको हम रिफ्रेश भी करें तो एक इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि हमारा जो पेज है वो री रेंडर नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 0 ही है, कहीं कहीं पर ये स्टोर नहीं हुआ। तो एक काम करता हूँ, इसके लिए हम यहाँ पर स्टेट का यूज़ करते हैं। तो स्टेट का यूज़ करेंगे कैसे, सिंपली मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट की। यूज स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू हम इसको इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट को यहाँ पर रिएक्ट में, और साथ ही हम लिखते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखेंगे, बताऊंगा क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आती हैं, पहली आती है वेरिएबल, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था लेट काउंट, काउंट इज इक्वल टू 0। इसमें क्या था, काउंट एक वेरिएबल था जो एक वैल्यू को ये स्टोर कर रहा है, ठीक है, सपोज 0 की ये स्टोर कर रहा है, सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगा काउंट, ठीक है, काउंट एक वेरिएबल है, और वो इनिशियली कौन सी वैल्यू लेगी, जैसे ये इनिशियली 0 ले रहा था, ये इनिशियली कौन सी वैल्यू लेगी, ये इनिशियली वो वैल्यू लेगी जो इसके अंदर स्टोर लिखा हुआ है, सपोज मैंने लिख दिया 0। ओके, सिंपली मैंने यहाँ लिख दिया 0, और ये 0 को ले रहा है वैल्यू को, देखिए यहाँ पर काम कर रहा है अच्छी तरीके से ये, और मैं यहाँ पे लगा दिया कॉमा, कॉमा से क्या होगा, और इसके बाद एक और ये वैल्यू लेगी, कौन सा, वो होगा फंक्शन, सपोज मैंने इसका नाम लिया सेट काउंट, ठीक है। इसका नेमिंग कन्वेंशन आप ऐसे रखिएगा, जो आप यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखा है उसका फंक्शन नाम आप सेट लिख करके, और कैमल केसिंग में उस वेरिएबल का नाम, ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो बनियान लिख दो, तब ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेट काउंट, तो ये एक फंक्शन है, इसके ये इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, हम इस सेट काउंट का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सपोज मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ सिंपली, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट काउंट,
ठीक है, ये फंक्शन है और इसके अंदर हम जो भी हमको वैल्यू करनी है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं काउंट प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर काउंट प्लस वन लिख सकते हैं, इसको मैंने सेव किया। अगर मैं इस पर क्लिक किया इंक्रीमेंट में, देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है वन। अगर मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे दिखाऊँ, 1 2 3 4 5 6, अच्छी तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है। या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पास कर रहे हैं, या फिर हम इंट वैल्यू इज इक्वल टू काउंट प्लस वन ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा था कि हमारी वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो ही रही है। हमने अपना कंसोल डॉट लॉग करके ये तो देख लिया था कि हमारी वैल्यू तो बढ़ रही है। अरे लेट होता है भाई, इंट क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, वैल्यू तो इंक्रीमेंट होती ही है। अगर अब मैं करूँ, इसको सेव करूँ, तो अभी भी काम करना चाहिए, जो कि कर रहा है काम अच्छी तरीके से। ओके, हमारी वैल्यू में स्टोर हो जा रहा है काउंट प्लस वन की वैल्यू, और वो काउंट प्लस वन वैल्यू हमारी इस वैल्यू में स्टोर होगी। हमारा जो ये स्टेट है काउंट, इसको ये इसकी वैल्यू ये कर देता है ये, और यही काउंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सिंपली। ओके, तो ये काउंट क्या करता है वेरिएबल, ये वैल्यू स्टोर करने के साथ ही साथ ये नेक्स्ट स्टेट को भी कॉल करता है। ठीक है, क्या कर नेक्स्ट स्टेट का क्या मतलब है, मतलब ये पेज को भी रेंडर करता है हमारे, पेज रेंडरिंग प्लस हमारे वैल्यू को स्टोर करना, ये होता है हमारा यूज स्टेट का काम, जो मोस्टली यूज होता है। ये हर बार यूज होता है, आप यूज स्टेट आप हर बार यूज़ करते हो। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास इससे भी ज़्यादा स्टेट्स हो, ठीक है, कई सारे स्टेट्स हो, तो हम इस तरीके से हमारा यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ रिड्यूसर। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, हमारे पास होता है यूज़ रिड्यूसर। तो अब हम यूज़ रिड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं, और आई होप आपको यूज स्टेट अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर अगर आपको यूज स्टेट अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो आपको कुछ और आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यूज स्टेट को भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर आकर के यूज स्टेट का डॉक्यूमेंटेशन में, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में आपकी यूज स्टेट के बारे में जहाँ भी है ढूंढ लो, यहाँ पर है, इसके बारे में आप क्या पढ़ सकते हो एक बार। वैसे जो जो इसमें है सब मैंने बता ही दिया है, कि यहाँ पर इसने नेम कर रहा है, इसने एज को सेट एज कर रहा है। देखिए, आप नेम किया और सेट नेम किया, यहाँ पर वैल्यू स्टोर की, और सेट नेम की हेल्प से इसका जो वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू थी, उसको चेंज करके टाइलर कर दी, एडवर्ड से टाइलर कर दी, और सिंपली सेट एज भी इसने लिखा है। ओके, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे यूज रिड्यूसर को। ओके ओके, तो अब हम यूज रिड्यूसर को हम समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एक यूज स्टेट का यूज़ करके मैंने एक सिंपल सा वो बनाया हुआ है प्रोग्राम, जिसमें क्या होगा, जैसे मेरा ये वैल्यू जीरो है, ठीक है, सबसे पहले मेरा जो काउंट है उसको वो जीरो है, और मैंने एक चेक बूलियन की वैल्यू ली है जिसका वैल्यू इनिशियली फॉल्स है। ठीक है, और एक वैल्यू लिया हुआ है मैंने जिसका इनिशियल वैल्यू क्या है, द वैल्यू इज इवन। तो मैंने क्या किया है, अगर मेरा जीरो होगा तो जो मेरी वैल्यू है वो इवन है, क्योंकि जीरो इवन होती है, वो है जब मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये इसकी वैल्यू हो गई वन, और ये वन क्या हो गया, ऑड हो गया। तो सिंपली मैं यही कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक में जो अपना इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जो क्या कर रहा है, मेरे काउंट को एक से इंक्रीज कर रहा है, और जो मेरी वैल्यू थी फॉल्स थी पहले, ठीक है, जो फॉल्स थी उसको वो क्या कर रहा है, उसको ट्रू कर दे रहा है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दे रहा है, फॉल्स है तो ट्रू कर दे रहा है, उसको टॉगल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरी वैल्यू ट्रू है तो क्या हो रहा है, तो बता रहा है कि वैल्यू जो है वो है इवन। जैसे अभी मेरी वैल्यू फॉल्स है तो अभी वन ऑड दिखा रहा है, एल्स ऑड दिखाएगा। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, वैल्यू आ गई टू, मतलब ये जो वैल्यू हो गई मेरी इवन हो गई। तो ये सिंपली ये कर रहा है। तो आप देखिए, इसके लिए मुझको तीन स्टेट बना और तीन यूज स्टेट की जरूरत पड़ गई। एक होगी मैंने काउंट के लिए, एक होगी चेक के लिए, एक होगी वैल्यू के लिए। तो क्या हम इसको एक सिंगल स्टेट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसी के लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ रिड्यूसर का। तो एक काम करता हूँ मैं, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया ये काम क्या कर रहा है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब इसकी वैल्यू इवन है तो इवन शो कर रहा है, ऑड है ऑड शो कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ इवन ऑड मैंने इस पर चेक नहीं किया, मैं सिंपली मैं टॉगल कर रहा हूँ। सबसे पहले आ रहा है ऑड, फिर आएगा इवन, फिर आएगा ऑड, फिर आएगा इवन, इस तरीके से टॉगल कर रहा है सिंपली। ठीक है, और कुछ नहीं है इस वेबसाइट में, बहुत ही सिंपल सा ये है। तो मैं अब इस तीन स्टेट की जगह मैं एक सिंगल स्टेट का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, अभी अब एरर पे ध्यान मत देना, जो एरर आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू इनिशलाइज है। तो मैं यूज़ करूँगा अब यूज रिड्यूसर का। यूज रिड्यूसर से पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज रिड्यूसर को। तो मैंने यूज रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। और अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको यहाँ इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। मैं जो लिख रहा हूँ ना, अभी मैं इसका सिंटैक्स लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है स्टेट।
ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने यूज़ किया है काउंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेट, ठीक है। इसका नेमिंग कन्वेंशन यही होगा, इसका नेमिंग कन्वेंशन जो स्टैंडर्ड है, जो यहाँ पर यूज रेड्यूसर जो ये रिएक्ट का वेबसाइट है यहाँ पर जो शो किया गया, मैं वही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वही करना यूज़। तो सबसे पहले होगा स्टेट। तो जिस तरीके से मेरा यूज स्टेट में था, ये जो काउंट एक वेरिएबल था, ठीक है, ये सिंगल एक वैल्यू स्टोर करता था। पर यहाँ पर जो स्टेट है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर कर सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच क्या करता है, डिस्पैच की हेल्प से हम इस स्टेट की वैल्यू को हम चेंज करते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से करते हैं। और कैसे करते हैं ये इससे थोड़ा अलग है, कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे, थोड़ा वेट करिएगा आप। इज इक्वल टू हम यूज रिड्यूसर लिखेंगे सिंपली, ठीक है। और ये जो होगा ये भी, सॉरी, ये जो होगा ये भी दो आर्गुमेंट लेगा इस बार। सबसे पहला लेगा ये एक फंक्शन, एक और लेगा ये रिड्यूसर फंक्शन। तो रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है, इस रिड्यूसर फंक्शन की हेल्प से, ठीक है, हेल्प से, इस रिड्यूसर फंक्शन के हेल्प से हम इस स्टेट की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पर देखिए रिड्यूसर क्या लिखा है, द रिड्यूसर फंक्शन दैट स्पेसिफाइज हाउ द स्टेट गेट अपडेटेड, ठीक है। कैसे हम इस स्टेट को अपडेट करेंगे ये हम इस रिड्यूसर फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे। सिंपली इसका रिड्यूसर फंक्शन ये है। और इसके बाद क्या होगा, इनिशियल स्टेट, सिंपली इनिशियल स्टेट। जैसे कि इस यहाँ पर काउंट का इनिशियल स्टेट क्या था, 0 था। सिंपली इसका भी हम स्टेट ये लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस इनिशियल स्टेट को हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं, ओके। तो लेट इनिशियल स्टेट जो होगी हमारी, इनिशियल स्टेट, इसको मैं एक एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि जो मेरा स्टेट है ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट, ये इनिशियल स्टेट जो होगी इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, तो इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमको कौन सी वैल्यू नहीं, हमको लेना है काउंट की, चेक की और वैल्यू, 3 वैल्यू हमको चाहिए। तो मैं इनिशियली काउंट को क्या रखूँगा, 0, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ इनिशियली काउंट को 0 रखा था, यहाँ पे इनिशियली काउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, 0। और इनिशियली चेक को क्या करूँगा मैं, फॉल्स। यहाँ पर भी मैंने इनिशियली चेक को फॉल्स किया, यहाँ भी फॉल्स करूँगा। यहाँ पर मैंने वैल्यू को लिखा था द वैल्यू इज इवन, यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, द वैल्यू इज इवन। तो मैं यहाँ लिखूँगा वैल्यू और द वैल्यू इज इवन, इनिशियली ये आ गया। तो हमारा ये इनिशियल सबसेट हो गया। अब अगर हमको यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर मैंने स्टोर किया है, अब ये सिंपली मैं काउंट लिख के तो नहीं यूज़ कर सकता ना, क्योंकि जो स्टेट करके हम कर रहे हैं, और स्टेट एक ऑब्जेक्ट है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे रेंडर करते हैं, हम स्टेट लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट जिसकी जो वैल्यू है, सपोज काउंट, तो इस वैल्यू इस तरीके से हम, तो ये काउंट की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब इतना तो आपको पता होगा कि स्टेट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सीधे में लिखूँगा केवल स्टेट डॉट काउंट सिंपली, और उसी तरीके से हमें स्टेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं सिंपली, ओके। और इसके अंदर की जो चीज़ें है इसको मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, ओके, बढ़िया। अब हम देखते हैं इस रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है। तो एक रिड्यूसर एक फंक्शन है, तो इसको मैं एज अ फंक्शन ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। क्या लिखूँगा मैं, कॉन्स्ट रिड्यूसर, ठीक है। एक फंक्शन है, एरो फंक्शन में बनाता हूँ यहाँ पे। और ये 2 आर्गुमेंट लेता है रिड्यूसर फंक्शन। सबसे पहला होता है स्टेट, ठीक है, जो इनिशियल स्टेट है वो शो करता है। और दूसरा जो होगा एक्शन, कि हमको कैसा एक्शन परफॉर्म कराना है इस स्टेट पे, ओके, किस टाइप का हमको एक्शन परफॉर्म कराना है इस स्टेट पे। और जो टाइप है वो कैसे है कि वो टाइप हम भेजेंगे इस डिस्पैच की हेल्प से, ठीक है। तो कैसे मैं बोल जो रहा हूँ, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, थोड़ा समझ में नहीं आ सकता है, पर थोड़ा वेट करो, आपको आएगा समझ में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्पैच, ठीक है। फिर इस डिस्पैच के अंदर मैं लिखूँगा टाइप। वो टाइप वो शो करेगा कि ये एक्शन क्या है, ठीक है। टाइप को भी लिखूँगा, सपोज मैंने यहाँ टाइप लिख दिया इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर कई से टाइप लिख सकता हूँ, उस टाइप के हिसाब से काम करेगा। तो ये मेरा एक्शन, अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा आप वेट करो। ये हो गया, इतना हो गया हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा, स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा, और मैं एक्शन डॉट टाइप लूँगा, ठीक है। ये बताएगा कि एक्शन की टाइप क्या है। सपोज अगर हमारे पास ये एक ही एक्शन है, डिस्पैच ही इंक्रीमेंट ही है। सपोज अगर मेरे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक और होता, डिक्रीमेंट होता यहाँ पे, अगर डिक्रीमेंट होता हमारे पास यहाँ पे, तो वो
उस हिसाब से ये चेक करता है कि हाँ, जब हम उस पर क्लिक किए तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आ रहा है या डिक्रीमेंट और टाइप दिख रहा है। वैसे हम जो इंक्रीमेंट के अंदर इसको नहीं रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, क्योंकि क्लिक करने पे तो दोनों ही आ जाएगा। तो इसको भी मैं इसको हटाता हूँ। तो ये टाइप देखेगा, क्या है टाइप है, इंक्रीमेंट टाइप है, तो एक्शन डॉट टाइप देखेगा ये। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ केस। ठीक है, क्या केस है हमारे पास, इंक्रीमेंट है। जो टाइप एक्शन डॉट टाइप की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ से मिलेगी जब हम क्लिक करेंगे। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको टाइप मिल जाएगा इंक्रीमेंट। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, उससे पहले मैं आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, मैं लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ मैं किसको, अपने स्टेट को और एक्शन को। मैं अपने कंसोल को ओपन करता हूँ, उसके पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। वैसे मिल रही होगी पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपको नहीं मिल रहा होगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए क्या आ गया, काउंट मेरा इनिशियल वैल्यू आई। इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी, काउंट 0 है, चेक फॉल्स है, और वैल्यू क्या, द वैल्यू इज इवन। और जो टाइप आ गया, देखिए टाइप क्या है, इंक्रीमेंट आया। क्यों इंक्रीमेंट आया, क्योंकि जब मैं इस इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक किया तो मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हुआ, और इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर मैं डिस्पैच क्या करूँ, टाइप को। या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, मेरे पास एक ही डिस्पैच है तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ही लिख लेता हूँ सिंपली। फंक्शन ही मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्पैच, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप। टाइप क्या होगा हमारा, यहाँ पे टाइप होगा हमारा इंक्रीमेंट सिंपली मेंट सिंपल। और ये भी अब सेम ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही था तो हमने यहाँ पर एक सिंपली केवल यहीं पर रख दिया, तो ये मेरा स्पेस यहाँ पर स्टोर हो गया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। वापस इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार पेज को। ओके, वापस से इस पर क्लिक किया, ये देखिए मेरा काउंट 0 है, इनिशियल वैल्यू शो हो रही है। इनिशियल वैल्यू क्या है, काउंट 0, चेक फॉल्स, वैल्यू क्या है, इवन, टाइप इंक्रीमेंट। ओके ग्रेट। मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है कि काउंट जो है कैन नॉट रिपोर्ट रीडिंग काउंट। चलो ठीक है, उसको बाद में देखेंगे हम। अभी हमारे ये काम कर रहा है, ठीक है, ये हमारा भी काम कर रहा है। अब हम इस रिड्यूसर फंक्शन के अंदर वापस से हम इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अगर हमारा इंक्रीमेंट आया, जो हमारा टाइप है, जैसे हमने देखा जब उसको हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो टाइप आ रहा है वो इंक्रीमेंट आ रहा है। तो हमारा टाइप इंक्रीमेंट आया तो हमको क्या करना होगा, तो हमको सिंपली एक हम रिटर्न करेंगे। हम क्या रिटर्न करेंगे, हम अपने काउंट को सबसे पहले चेंज करेंगे, स्टेट डॉट काउंट +1। ठीक है, हमारे अंदर जो स्टेट के अंदर जो काउंट है उसकी वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे सिंपली। ठीक है, वो करेंगे। और हम क्या करें, हम चेक को भी अपना टॉगल कर रहे हैं, तो नॉट स्टेट डॉट चेक, जो इसकी जो इनिशियल वैल्यू की ट्रू होगी फॉल्स होगी ट्रू कर देगी, ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगी, क्योंकि यहाँ कॉमा होगा, सॉरी। ओके, चेक नहीं चेक। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू होगी, इसके बाद आएगी वैल्यू हमारी। अब ये चेक करेगी कि अगर हमारा चेक जो है, सॉरी स्टेट डॉट चेक जो है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो वैल्यू क्या शो होगा, तो शो होगा द वैल्यू इज इवन सिंपली। एल्स क्या शो होगा, द वैल्यू इज, और सिंपली हम इसको टॉगल कर रहे हैं, सिंपली हम टॉगल कर रहे हैं इसको और कुछ नहीं। अब देखिए सिंपल हमारा ये काम कर रहा है। वापस से इसमें क्लिक कर रहे हैं, इवन ऑड ऑड इवन ऑड इवन, सेम वो उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे ये पहले काम कर रहा था। बट अब क्या हो गया है, हमको ये 3 इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम इसको हटा देते हैं, स्टेट को हटा दिया हमने। और हमारा सिंपली एक हम डिफ़ॉल्ट भी लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट भी ज़रूरी होता है। डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे रिटर्न करेंगे अपने स्टेट को और कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हमने स्टेट को रिटर्न कर दिया हमने। ग्रेट, अब हमारा काम करेगा अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, सपोज अगर हमारे पास और भी एक और बटन होता यहाँ पर डिक्रीमेंट के लिए, तो यहाँ पर एक बटन होता है डिक्रीमेंट के लिए, तो डिक्रीमेंट हम करते हैं तो उसके यहाँ लिए हम एक अलग डिस्पैच का यूज़ करते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, उसके लिए बनाता हूँ एक डिक्रीमेंट के लिए भी बटन बनाता हूँ, सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो आपको ये टाइप ना और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि टाइप कैसे हो रहा है। अभी मैं आपको सिंपली बता दूं, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ इंक्रीमेंट पे, ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है,
ये डिस्पैच फंक्शन कॉल हो रहा है। डिस्पैच क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है टाइप इंक्रीमेंट, ठीक है। ये टाइप इंक्रीमेंट, तो ये टाइप इंक्रीमेंट हमारा जा रहा है इस एक्शन में, ठीक है। एक्शन मेरा की वैल्यू जो टाइप हो रही है वो आ जा रही है मेरे पास इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट आई तो हमारा केस चेक करेगा कि इंक्रीमेंट कहाँ है। अच्छा, इंक्रीमेंट यहाँ है। तो इंक्रीमेंट जब हमारा ये केस हमारे पास आया तो क्या ये रिटर्न कर देगा, जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसको +1 कर देगा, जो चेक होगी उसको टॉगल कर देगा, जो स्टेट होगी उसको वो कर देगा। और सिंपली मैं अब एक डिक्रीमेंट भी बना लेता हूँ यहाँ पे एक, और इसकी जो मैं टाइप लिखता हूँ उसको लिखता हूँ डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट सिंपली, ओके। ये एरर क्यों आ रहा है मेरे पास, ओ सॉरी, इस बटन के अंदर ही मैंने बना लिया इसको, एक सेकेंड। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्रीमेंट, और इसकी भी वैल्यू मैं कर देता हूँ डिक्रीमेंट, टाइप मैं कर देता हूँ डिक्रीमेंट सिंपली। अब मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे टाइप अगर केस इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंक्रीज पे मैं क्लिक करूँगा, तो एक्शन की टाइप क्या हो जाएगी, एक्शन की टाइप हो जाएगी इंक्रीमेंट। तो ये केस को रेंडर करेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा टाइप क्या हो जाएगा, मेरा टाइप हो जाएगा डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट के लिए मुझको यहाँ पर एक केस बनाना पड़ेगा, केस जिसकी वैल्यू क्या होगी डिक्रीमेंट, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा मेरा सिंपली यही वैल्यू रिटर्न करेगी, बस थोड़ी सा चेंज होगा इसमें। चेंज क्या होगा, काउंट +1 की जगह काउंट -1 कर दूंगा। ओके, क्या दिक्कत आ गई। ओके, मुझे यहाँ पे कॉलम नहीं यूज़ करना, इसको हटाता हूँ मैं। ओके, तो मुझे डिक्रीमेंट करना है, और अगर यहाँ पर ये भी मैं चेंज कर देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको डिक्रीमेंट किया तो डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट में क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरा जो टाइप है वो हो रहा है इंक्रीमेंट। टाइप इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्टेट एक्शन जो टाइप है वो आ रहा है इंक्रीमेंट। तो एक्शन की टाइप आ गया मेरे पास यहाँ पे, आ आ गई मेरे यहाँ पे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आ गई मेरे यहाँ पे। और फिर इस बार केस और चेक करा कौन सा, ठीक है ये वाला केस है इंक्रीमेंट के लिए। तो क्या करेगा इंक्रीमेंट, सीधे सीधे मेरा वैल्यू को काउंट की वैल्यू से 1 से इंक्रीज कर देगा, और मेरा चेक को जो वैल्यू है इसको टॉगल करेगा, और ये भी मेरा टॉगल करेगा सिंपली। अगर मैं डिक्रीमेंट में क्लिक करूंगा तो एक्शन का टाइप डिक्रीमेंट हो जाएगा, और उसी टाइप से ये डिक्रीमेंट हमारा कॉल होगा। तो अगर देखिए ये, अगर आपको ये लग रहा हो कि इसको हम यूज़ क्यों किया, यूज स्टेट से भी हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कई सारे स्टेट बन जाते हैं, कई सारे स्टेट। तो वो मतलब वो मैनेज करने में काफ़ी बेकार होता है कि कई सारे आप यहाँ पे यूज स्टेट यूज स्टेट यूज स्टेट यूज स्टेट लिख रहे हो। आप सिंपली अगर आप चाहो तो एक नया वो बना दो, कॉम्पोनेंट बना दो, और वहाँ पर एक फंक्शन डालो, रेड्यूसर फंक्शन को वहाँ पे डाल लो, तो जो हमारा मेन पेज होगा देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, और हमारा सारा काम एक स्टेट के जो कि यूज रेड्यूसर है उसका यूज़ करके हो जाएगा। हमको सिंपली यहाँ पे टाइप को कॉल करना है, ओके। तो ये था यूज रेड्यूसर के बारे में। तो अभी तक हमने यूज स्टेट के बारे में पढ़ लिया, यूज रेड्यूसर के बारे में पढ़ लिया, अब हम यूज इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको यूज रेड्यूसर अच्छी तरीके से समझ में आया हो। आप जा करके एक बार इसका थ्योरी भी पढ़ लेना, यहाँ पर इसकी थ्योरी पढ़ लेना। वैसे हर चीज़ मैंने इसकी बता दिया है आपको, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया है, ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने बताया नहीं। डिस्पैच टाइप सब कुछ मैंने बता दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पर भी एज इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे, ओके। देखिए इसने भी स्टेट डॉट टाइप, अच्छा इसने इफ़ का यूज़ करके किया है, मैंने स्विच का स्टेट कर यूज़ करके किया है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो सिंपल यही है, यूज रिड्यूसर पूरा यही है। तो आई होप आपको यूज रिड्यूसर पसंद आया हो, समझ में आया हो। और अब हम पढ़ेंगे यूज इफेक्ट, बहुत बढ़िया, ओके। तो अब हम अपना यूज इफेक्ट को हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ पर एक यूज स्टेट बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू वैल्यू इनिशियली ये क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो मैं जिस बटन को क्लिक करूँगा, सपोज मैं बटन 1 को क्लिक किया तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बटन 1 इज क्लिक, बटन 2 को क्लिक किया तो बटन 2 इज क्लिक। तो मैंने बटन 1 पे क्लिक किया, बटन 1 इज क्लिक, बटन 2 पे किया, बटन 2 इज क्लिक, 3 पे किया, 3 इज क्लिक, ठीक है। हमको ये बात पता है कि जितनी बार हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा पेज उतनी बार रेंडर हो रहा है। अगर मैंने अपने पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, जब मैंने रिफ्रेश किया तो पहली बार हमारा पेज जो है वो रेंडर हुआ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये हुआ
दूसरी बार रेंडर, इस पर क्लिक किया तीसरी बार रेंडर, इस पर क्लिक किया चौथी बार रेंडर। मैं इसको यहाँ पर शो भी कर देता हूँ आपको कंसोल डॉट लॉग करके कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंडर, पेज इज रेंडर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ओपन करूँ, मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने पर पहली बार मेरा पेज जो हुआ रेंडर हुआ, ठीक है, यहाँ से हो रहा होगा। यहाँ पर आप काउंट देखते जाएगा, ठीक है, काउंट मेरा 2 से इंक्रीज होगा। पहली बार रेंडर हुआ, मैं दोबारा इस पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए वैल्यू 4 हो गई। मेरा दूसरी बार रेंडर हुआ, मैंने कहीं और पे क्लिक किया, इसकी वैल्यू 6 आ गई। दो से बढ़ रही है हमारी वैल्यू। एक बार ये पेज रेंडरिंग का, दूसरी बार कॉम्पोनेंट रेंडरिंग के लिए यहाँ पे क्लिक किया, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितनी बार हम इसे क्लिक कर रहे हैं वो बढ़ रहा है। तो हम अपने ये जो रेंडरिंग है ना, जो पेज रेंडरिंग है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग यूज इफेक्ट। तो हम यूज इफेक्ट का यूज क्यों करते हैं? बाय यूजिंग यूज इफेक्ट यू कैन टेल योर कंपोनेंट व्हाट टू डू आफ्टर रेंडरिंग। मतलब जब अगर पेज रेंडर हो तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे हम अपने रेंडरिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं हम यूजिंग यूज इफेक्ट। तो सबसे पहले हम यूज इफेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे मैंने किया यहाँ पे। तो उसका सिंटैक्स में बताता हूँ, लिखेंगे हम सिंपली यूज इफेक्ट, लिखेंगे। और यूज इफेक्ट जो लेगा हमारा एक कॉल बैक फंक्शन लेगा सिंपली, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ये डिपेंडेंसीज भी लेता है, ठीक है, डिपेंडेंसी लेता है। मैं डिपेंडेंसी के बारे में बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं अगर सिंपली अगर मैं कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पर एक और लॉक करता हूँ, पेज इज रेंडर इनसाइड यूज इफेक्ट, ठीक है। इनसाइड यूज इफेक्ट हमारा पेज जो हुआ वो रेंडर हुआ, ठीक है। मेरे बटन पे क्लिक किया, फिर मेरा ये क्या हुआ, पेज इज रेंडर एंड पेज रेंडर इनसाइड यूज इफेक्ट। दोबारा क्लिक किया, पेज इज रेंडर, तो मेरा दोनों ये रेंडर हो रहा है, ठीक है, बार बार रेंडर हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं अपने पेज रेंडरिंग को। जब मेरा पेज रेंडर हो तो क्या हो, वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम वो ऐड कर सकते हैं डिपेंडेंसीज का यूज़ करके। अगर मैं यहाँ पर इसको खाली रखता हूँ, सपोज ये खाली है, ठीक है, मेरा ये खाली है, ये मेरा ब्रैकेट खाली है, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी है। इसका मतलब क्या है, जो ये रेंडर है वो नहीं होगा, क्योंकि कोई डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। ये रेंडर कब होगा, ये इसके अंदर का जो फंक्शन है वो रेंडर कब होगा, जब इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, जब कोई डिपेंडेंसी सेट करेंगे। तो अगर मैं अब इसको बटन को क्लिक करता हूँ, देखिए केवल आ रहा है पेज रेंडर, पेज रेंडर, पेज रेंडर, केवल ये हो रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, देखिएगा 6 है, ये 6 है, मैंने क्लिक किया 8 हो गई, 10 हो गया। लेकिन पेज रेंडर इनसाइड यूज इफेक्ट ये मेरा जो है वो शो नहीं हो रहा, वो रेंडर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी सेट कर रही है। अगर कुछ नहीं है तो कभी रेंडर नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पर सेट करी मैंने वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, कि जब जब मेरी इस वैल्यू में कुछ चेंजेज हो, इस वैल्यू में मेरे जब जब कुछ चेंजेज हो, जो मेरा वैल्यू है, जब जब किसी बटन पे हम क्लिक करें तो हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, तब ये रेंडर होगा पेज, ठीक है, तब ये हमारा ये console डॉट लॉग होगा रेंडर। तो मैंने बटन 1 पे क्लिक किया, रेंडर हो रहा पेज। 2 पे क्लिक किया, फिर रेंडर हुआ। 3 पे क्लिक किया, फिर रेंडर हुआ। तो हमारा ये रेंडर होता जाता है, ठीक है। और एक बार देखो, अगर हमारा एक बार रेंडर हुआ दोबारा नहीं होगा। एक बार रेंडर हुआ मेरा, ये बटन मेरा एक बार रेंडर हुआ, क्योंकि जब मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, अपने स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा बटन 1 पे तो एक ही वैल्यू है, बटन 1 ही वैल्यू है, बटन 1 से क्लिक, तो हमारा रेंडर नहीं हो रहा। लेकिन जब भी हम अपने स्टेट को चेंज करेंगे, मान लो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, देखिए यहाँ पर ये पेज रेंडर इनसाइड यूज इफेक्ट ये हुआ, क्योंकि जो वैल्यू है हमारी वो चेंज हुई। तो जो भी इसके अंदर जो वैल्यू है जब वो चेंज होगी, ठीक है, जब ये चेंज होगी, जब इसमें कुछ चेंजेज होंगे तब इसके ये हमारा रन होगा, ठीक है। ये बटन 2 कितना भी क्लिक करें हम, केवल हमारा ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मैं बटन 3 पे करूंगा तो हमारी इसकी जो वैल्यू वो चेंज होगी, बटन 2 से चेंज होगी, तो हमारा ये रेंडर होगा। मैं बटन 3 पे क्लिक किया, देखिए पेज रेंडर इनसाइड यूज इफेक्ट। तो हमारा इस टाइप से होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कई सारे अपने कॉन्सेप्ट को इसके अंदर हम लिख सकते हैं, जो कि हम चाहते हैं किसी डिपेंडेंसी कुछ ऐसा चीज़ हो जिसकी वजह से हमारा ये काम करे। तो हम एक बात समझ लेते हैं कि हम ये यूज इफेक्ट को हम यूज़ कब कब करते हैं। तो व्हेन वी यूज़, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इसको डेटा फेचिंग के लिए। डेटा फेचिंग क्या होता है? अगर आपको एपीआई से डेटा फेच करना है या कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम इसको फेच कर सकते हैं, ठीक है। या डॉम का को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अगर हमको क्या करना हो, डॉम के साथ इंटरैक्ट करना हो, या जैसे कि कोई इवेंट को ऐड करना या एलिमेंट को मैनिपुलेट करना, तो हम यूज इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। या टाइमर्स और इंटरवल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको कोई पीरियोडिक टास्क के लिए टाइमर्स या इंटरवल सेटअप करना अगर हो हमें,
जैसे कि काउंटडाउन को अपडेट करना हो या डेटा पोलिंग करने हो, तो हम यूज इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। और चौथा क्या है, डिपेंडेंसी बेस्ड इफेक्ट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम, कि अगर मान लो कोई हमको डिपेंडेंसी यूज बेस्ड इफेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि इस बेस्ड के हिसाब से, कि इस डिपेंडेंसी के बेस के हिसाब से हमारा कैसे पेज रेंडर होगा, वो होगा यहाँ पे। तो सिंपली यूज इफेक्ट यही है कि यूज इफेक्ट हम सिंपली यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ तब करते हैं जब हम कोई डेटा फेस करते हैं, कोई एपीआई फेस करते हैं, तो तब हम अपना यूज इफेक्ट को हम यूज़ करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो यूज इफेक्ट का, यही इतना ही काम है। तो हमने क्या कर लिया अभी तक, हमने यूज इफेक्ट को पढ़ लिया, यूज स्टेट पढ़ लिया, यूज रिड्यूसर पढ़ लिया, यूज इफेक्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो आप यहाँ पर आकर के यूज इफेक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हो। मैंने ऐसे हर चीज़ बता दी आपको, सेटअप, डिपेंडेंसी सेटअप कैसा करते हैं हम, सब कुछ, इसकी डिपेंडेंसीज क्या क्या होती है मैंने बता दिया आपको। जैसे यहाँ पर इसने, अच्छा देखिए यहाँ पर इसने ये अपना यूआरएल कनेक्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, कि डेटा फेचिंग होता है, तो इसने यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है डेटा फेचिंग का, कि मैंने यहाँ पर इसने एक यूआरएल लिया, जब हमारा यूआरएल में कुछ चेंजेस हुआ, मान लो हमारा कुछ हमने इस यूआरएल को कॉल किया, सपोज अपने वेबसाइट में इस यूआरएल को हमने कॉल किया बैकएंड से फ्रंट एंड में, तो हमारा यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा डेटा को फेच करेगा यहाँ पर, तो इसलिए हमारा ये यूज हुआ है यहाँ पे। सिंपली इसको आकर एक बार आप पढ़ लो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने इसके जो भी यूज है मैंने आपको बता ही दिया है। तो हमारा यूज इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। यूज स्टेट हमने पढ़ लिया, यूज रिड्यूसर पढ़ लिया, यूज इफेक्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो अब हम यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की ज़रूरत पड़ी क्यों। ओके, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले स्कूल कंपोनेंट, टीचर कंपोनेंट, सैलरी कंपोनेंट। ओके, जो सैलरी कंपोनेंट है वो चाइल्ड है हमारे टीचर कंपोनेंट का, जो टीचर कंपोनेंट है वो चाइल्ड है स्कूल कंपोनेंट का। चाइल्ड का क्या मतलब है, मतलब ये जो टीचर कंपोनेंट है वो कॉल हो रहा है, वो रेंडर हो रहा है हमारे स्कूल कंपोनेंट से, और जो सैलरी कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है हमारे टीचर कंपोनेंट में, या कॉल हो रहा है हमारे टीचर कंपोनेंट में। तो सपोज हमारे टीचर कंपोनेंट में हमारे पास टीचर्स का डेटा है, सपोज का हमारे पास आईडी है 420, नेम है नटवर लाल, लोकेशन देहरादून, सैलरी है 12,000। ओके, तो मुझको ये जो डेटा है वो मुझको शो करना है टीचर्स कंपोनेंट में। सपोज मुझको नेम, आईडी, नेम, लोकेशन मुझको शो करना है यहाँ पर टीचर कंपोनेंट में, और नेम और सैलरी मुझको शो करना है यहाँ सैलरी कंपोनेंट में। तो हम वो कैसे करेंगे, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम प्रॉप ड्रिलिंग का यूज़ करें। यहाँ से हम प्रॉप पास करें टीचर्स कंपोनेंट में, फिर यहाँ सारे प्रॉप्स यहाँ पर पास करें, फिर यहाँ से हम प्रॉप्स को पास करें हम सैलरी कंपोनेंट में, ठीक है। ये प्रॉप ड्रिलिंग होता है। लेकिन सपोज अगर हमारे पास बहुत सारे वो हों, बहुत सारे इसमें कंपोनेंट, यहाँ सैलरी कंपोनेंट्स के अंदर 5-6 मान लो 100 कंपोनेंट इसके अंदर हो, तो हम कितना बार इसको प्रॉप को पास करेंगे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने यहाँ पर मैंने 3 कंपोनेंट बना दिया है। एक है स्कूल कंपोनेंट, ये है जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज स्कूल कंपोनेंट। एक मैंने बनाया है टीचर कंपोनेंट, जहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज टीचर कंपोनेंट, और एक मैंने बनाया सैलरी कंपोनेंट। ओके, तो मैं स्कूल कंपोनेंट को अपने app.js जो मेरा है, app.js में मैंने अपने स्कूल कंपोनेंट को कॉल किया, इसलिए मुझे यहाँ पर केवल दिस इज स्कूल कंपोनेंट दिख रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने स्कूल कंपोनेंट में मैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि स्कूल कंपोनेंट में टीचर कंपोनेंट को हम रेंडर करेंगे, तो हम स्कूल कंपोनेंट में टीचर कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। उससे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं टीचर कंपोनेंट। ओके, हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे रेंडर करेंगे टीचर कंपोनेंट को। ओके, अब टीचर कंपोनेंट भी यहाँ पर आ गया। अब हमने यहाँ क्या देखा है, हम टीचर कंपोनेंट के अंदर सैलरी कंपोनेंट को हम रेंडर कर रहे हैं, तो हम टीचर कंपोनेंट के अंदर हम इंपोर्ट कर लेंगे सैलरी कंपोनेंट को, इंपोर्ट सैलरी कंपोनेंट। ग्रेट, अब यहाँ पर हम इसके साथ साथ सैलरी कंपोनेंट को भी हम यहाँ पे रेंडर कर लेंगे। सिंपली हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने स्कूल कंपोनेंट में। ओके, और मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ यूज स्टेट हुक्स, ठीक है। एक मैं यहाँ पर यूज स्टेट के लिए बनाता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ कॉन्स्ट टीचर कॉमा सेट टीचर
इक्वल टू यूज स्टेट, जहाँ पर मैं टीचर की वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, इसमें मैं सबसे पहले मैं रखूँगा आईडी को, टीचर की आईडी, टीचर की आईडी क्या है 420। उसका नेम ले लेते हैं, नेम क्या रखें हम, नेम रखते हैं नटवर लाल। और इसमें लोकेशन भी डालते हैं हम, लोकेशन क्या लिखते हैं, सपोज देहरादून। और सैलरी, सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी, सैलरी कितने दें हम नटवर लाल सर को 12,000 दे देते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही दें। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे अंदर मेरे पास ये डेटा है, अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है वो मेरे यहाँ पर आए टीचर कंपोनेंट में, हमारे यहाँ पर आए सैलरी कंपोनेंट में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं वो दिखा दूँ मैं आपको। सबसे पहले लिखेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि हमको इसको हर जगह यूज़ करना है इस कॉन्टेक्स्ट को, इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। हमें बनाना क्या, टीचर कॉम्पोनेंट कॉन्टेक्स्ट, तो टीचर कॉन्टेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, और इसको हम बनाते हैं कैसे, हम लिखते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट सिंपली, ठीक है। अब हमारा ये टीचर कॉन्टेक्स्ट बन चुका है, मैंने लिखा है रिएक्ट डॉट टीचर कॉन्टेक्स्ट, लिखते ही मेरा ये कॉन्टेक्स्ट बन चुका है यहाँ पे सिंपली। ओके, और मुझको यहाँ पर इसका नेम भी कर लेना होगा कॉन्स्ट सपोज। ओके, ठीक है, अब हमारा ये बन गया है टीचर कॉन्टेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा ना, ये हमें दो वैल्यू प्रोवाइड करती है, इस पर हमें दो फंक्शनैलिटी हमें मिलती है। एक होता है प्रोवाइडर, एक होता है कंज्यूमर, ठीक है। हमें यहाँ से दो फंक्शनैलिटी मिलती है, प्रोवाइडर कंज्यूमर। प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है वैल्यू, तो वो कैसे करता है हम प्रोवाइडर के बारे में देखते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा है वो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं टीचर कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने टीचर कॉन्टेक्स्ट बनाया है, डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। ये प्रोवाइडर होती है और टीचर प्रोवाइडर। ओके, और मैं जो टीचर कंपोनेंट है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, प्लस इसका चाइल्ड इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब क्या होगा यहाँ पर, सपोज यहाँ पर मैं एक दूंगा वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू क्या होगा, ये एक प्रॉप की तरह काम करेगा, वैल्यू जो प्रॉप की तरह काम करेगा ये। तो मैं इस वैल्यू के अंदर दूंगा टीचर। अब इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके, ठीक है, जिससे इस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके जिससे मैं इस प्रोवाइडर फंक्शन को रैप करूँगा। सपोज मैंने टीचर कंपोनेंट को रैप किया, तो इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू जो टीचर की वैल्यू है, ये जो है टीचर की वैल्यू है, वो हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर जो इसका चाइल्ड है, इस चाइल्ड के अंदर, इस कंपोनेंट के, स्कूल कंपोनेंट के चाइल्ड के अंदर हम ये वैल्यू को, जो टीचर की जो वैल्यू है, उसको हम एज अ प्रॉप सेंड कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इस कंपोनेंट के अंदर, इस चाइल्ड के अंदर, या इसके अंदर जो चाइल्ड होगा उसके अंदर, उसके अंदर जो चाइल्ड होगा उसके अंदर, उन सब जगह हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो जो हमारी ये जो वैल्यू है टीचर्स डेटा की, ये हम एज एक कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर लिए, उस कॉन्टेक्स्ट को हम प्रोवाइड कर रही हैं इसके चाइल्ड को। इसका चाइल्ड क्या है, इसका चाइल्ड ये भी है, देखिए इस ये पूरा ये पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर ये भी एक चाइल्ड है और ये भी एक चाइल्ड है, ठीक है, मतलब ये दोनों ही इसके चाइल्ड हैं और ये इसका चाइल्ड है, इस टाइप का है। तो अब क्या होगा, अब हम इस टीचर की वैल्यू हर जगह हम यूज़ कर सकेंगे टीचर कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे किसके यूज़ करके, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करके। अभी मैंने केवल कॉन्टेक्स्ट को बनाया है, अब हम यूज़ करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट का। तो यहाँ पर आता हूँ मैं सिंपली, और सिंपली मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ अपने, किसको इंपोर्ट करूँगा मैं, इस कॉन्टेक्स्ट को। सबसे पहले इस टीचर कॉन्टेक्स्ट को मैं इंपोर्ट करूँगा, तो इसको मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा टीचर कंपोनेंट को। तो इस टीचर कंपोनेंट को मैं लूँगा फ्रॉम डॉट स्लैश स्कूल कंपोनेंट से। तो यहाँ पर टीचर कंपोनेंट आ गया यहाँ पे सिंपली। ओके, अब मैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट को, लेट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट आप इंपोर्ट कर लीजिएगा इस टाइप से, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हो गया। और इसके अंदर में इस टीचर कंपोनेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट, सॉरी,
टीचर कॉन्टेक्स्ट है, तो इस टीचर कॉन्टेक्स्ट को मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है, अब देखिए अब क्या हुआ। अब इस यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैल्यू लिख दिया। तो अब क्या हो रहा है, इस वैल्यू के अंदर हमें कौन सा डेटा मिल रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमारे पास क्या स्टोर कर रही है, इस टीचर कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू। इस टीचर कॉन्टेक्स्ट की क्या वैल्यू है, जो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर की वैल्यू, और टीचर की वैल्यू क्या है, ये है वैल्यू। तो क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है ये एज अ प्रॉप यहाँ पे जा रहा है, और ये इसके सारे चाइल्ड को यहाँ पर ही प्रोवाइड हो जा रहा है, जो हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमको इसको यूज़ करना होगा, ठीक है, हम कैसे करेंगे, सिंपली सिंपली हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आते हैं हम। मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, इस पैराग्राफ में लिखता हूँ मैं लेवल, ताकि अच्छा दिखे। इसलिए मैं लेवल लेवल लिख दे रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है तो मत लिखिएगा, कोई बात नहीं है ऐसा। और इसके अंदर मुझको क्या चाहिए, सबसे पहले मुझको चाहिए टीचर्स आईडी। टीचर्स आईडी क्या होगा, हम उसको लेंगे कैसे, अब हम लेंगे वैल्यू को यूज़ करके। वैल्यू है और प्लस ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे हम लेते हैं, डॉट लगा के। डॉट हमको क्या लेना है, ये आईडी लेनी है, तो डॉट आईडी सिंपली। देखिए मेरे पास आईडी यहाँ पे मिल गई 420, हमको यहाँ सिंपली अपनी आईडी मिल गई 420। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, हमारी टीचर्स आईडी मिल गई, टीचर आईडी मिल गई मेरी 420। सिंपली यहाँ पर मैं नेम को ही प्रिंट कर सकता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं टीचर का नेम भी प्रिंट कर सकता हूँ डॉट नेम करके, क्योंकि यहाँ पर मेरा नेम भी है, नेम भी यहाँ पर आ गया मेरे पास। ओके, टीचर्स आईडी आ गया, टीचर्स नेम आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पर दो ही चीज़ शो करना था। सपोज मैं यहाँ लोकेशन भी मैं शो कर देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं लोकेशन भी शो कर देता हूँ। टीचर्स नमाय नहीं होता है, नेम होता है, और टीचर्स लोकेशन डॉट लोकेशन का यूज़ करके सिंपली। डॉट लोकेशन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, अच्छा यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ION होगा। हमारे पास लोकेशन भी आ गया, देखिए कितना सिंपली हमारे पास आ गया। हमें कोई प्रॉप ड्रिलिंग की यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ से कोई प्रॉप नज़र पास करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर स्कूल कंपोनेंट में, सॉरी सैलरी कंपोनेंट में। मैं सैलरी कंपोनेंट में भी यही सेम काम करूँगा, तो मैं इसको यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, पूरा ड्यू मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। और अब मैं आता हूँ अपने सैलरी कंपोनेंट में, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर आ गया। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने टीचर कंपोनेंट को, टीचर कॉन्टेक्स्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। स्कूल कंपोनेंट से, ओके। और यहाँ पर मैं अब कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज कॉन्टेक्स्ट सिंपली। अभी हमारा यहाँ पर काम करेगा। अब एक काम करता हूँ, ये जो 20 का है, दिस इज टीचर कंपोनेंट नहीं, दिस इज आ सैलरी कंपोनेंट, लिख दिया मैंने। अब लेबल में टीचर्स आईडी चाहिए हमें, पेज। तो यहाँ पर मुझको अब क्या शो करना है, देखिए अब यहाँ पर भी मेरा ये सारे डेटा शो हो रहा है, लेकिन मुझको यहाँ पर टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम हटाता हूँ मैं। मैं यहाँ पर मैं केवल सैलरी शो करता हूँ, टीचर्स के साथ टीचर सैलरी, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था, सैलरी सैलरी। देखिए अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब हम यहाँ पर सब कुछ शो कर पा रहे हैं। हमारे स्कूल कंपोनेंट में हमारे पास ये थी डेटा। अब हम बिना प्रॉप ड्रिलिंग यूज़ किए हम इसको टीचर कंपोनेंट में भी भेज दिए। सारे देखिए, दिस इज टीचर कंपोनेंट, दिस इज टीचर कंपोनेंट, इसके अंदर भी हम भेज दिए अपने सारे इसके स्कूल कंपोनेंट के डेटा को, और सैलरी कंपोनेंट में भी हम भेज दिए स्कूल कंपोनेंट के डेटा को विदाउट एनी प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता,
हम यहाँ से प्रॉप्स पास करके हम यहाँ पर भेजते हैं, यहाँ पे हम टीचर्स कंपोनेंट में प्रॉप को एक्सेप्ट करते हैं और फिर यहाँ से हम फिर प्रॉप्स भेजते हैं सैलरी कंपोनेंट में, और यहाँ से हम प्रॉप्स को एक्सेप्ट करके और यहाँ यूज़ करते हैं। आई होप आपको प्रॉप्स आता हो, नहीं आता हो तो मैंने रिएक्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, जाके उसको देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है उसमें। तो ये ख़त्म हो गया। अब हमारा हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हमारे पास क्या है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे यूज़ रेफ को। ओके, सो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब आगे देखते हैं हम यूज़ रेफ को। तो हम देखते हैं यूज़ रेफ को। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एक वो बनाया हुआ है कंपोनेंट यूज़ रेफ नाम का, जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले बोल रहा है इंटर योर नंबर, सॉरी नंबर, हाँ। फिर मैंने एक इनपुट लिया नंबर, टाइप नंबर का, इसके अंदर हम नंबर को लिख सकते हैं, नंबर हमने लिख सकते हैं यहाँ पे। और सिंपली मैंने एक बटन लगा दिया क्लिक मी पे। ठीक है, तो हम यूज़ रेफ का सबसे पहले हम यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ रेफ को हम यूज़ क्या करते हैं, यूज़ रेफ होता क्या है। तो हम यूज़ रेफ का हम यूज़ करते हैं इसलिए हम जो डॉम एलिमेंट होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का, उसको एक्सेस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए उसके वैल्यू को। इसका मतलब क्या है, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है हमारा जावास्क्रिप्ट, सपोज ये मेरा इनपुट है तो एक डॉम एलिमेंट है, तो इसको हम इसके साथ हम कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ नंबर इसमें ऐसा कुछ हम कर सकें इसका यूज़ करके, वो हम देखते हैं इसमें। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ ना कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लिक मी पे मैं क्लिक करूँ, तो मैं अपने आप यहाँ पर मैं फोकस हो जाऊँ। जैसे अगर मुझको यहाँ पे लिखना है तो मुझको यहाँ पे क्लिक करके यूँ मुझे कुछ यहाँ पर लिखना होगा, तो मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और अपने आप यहाँ पर मेरा फोकस हो जाए, मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ, मुझको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। और उससे भी पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने रेफ को इनिशियलाइज करूँगा, क्योंकि हम रेफ ही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ रेफ, सिंपली मैंने कर लिया इम्पोर्ट इसको। और यहाँ पर हम यूज़ रेफ को कैसे लेंगे, यहाँ से पहले कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट लिया हमने, और हम यहाँ पर लिख लेंगे, सपोज यहाँ पे लिख दूँ मैं नंबर रेफ। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे नंबर रेफ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ रेफ, और इसकी इनिशियल वैल्यू सपोज नल दे देता हूँ, इनिशियल वैल्यू इसकी नल होती है, या अब हम दे सकते हैं नल, नंबर रेफ लिख दिया। और हमें रेफरेंस जहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है हमको रेफ, ये जो रेफ है हमको यूज़ कहाँ करना है, ये हमको यूज़ करना है अपने इस इनपुट पे। ठीक है, जिस जिस डॉम को हम रेंडर करना चाहते हैं, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, या जिस डॉम के साथ हम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, उसके अंदर हम इसको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा ये इनपुट है, इसके अंदर मैं लिखूँगा रेफ, सिंपली रेफ इज इक्वल टू के बाद में लगाऊंगा यहाँ पे करली ब्रेसेस, ध्यान रखिए करली ब्रेसेस लगाना है। और इसको इस जो नेम है इसको मैं पास कर दूँगा यहाँ पे, सिंपली इस नेम को मैं यहाँ पे पास कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं यहाँ पर मैं एक बटन पे मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक, ठीक है, ये मैंने लगा दी यहाँ पे ऑन क्लिक। इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख दूंगा हैंडल क्लिक, उसमें हैंडल क्लिक को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, इस फंक्शन को कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। तो अगर मुझको यहाँ पे फोकस करना है तो सबसे पहले हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर रेफ, जो इसका नाम होगा वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे डॉट करेंट, ताकि हमें करंट मिले, करंट वैल्यू मिले, डॉट करंट लिखेंगे। ठीक है, फिर डॉट फोकस, सिंपली ये डॉट करंट जो होगा वो हर जगह यूज़ होगा। अगर मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉट करंट इसने यूज़ किया होगा हर जगह। कहीं पर अगर मैं दिखा दूँ आपको कहीं इसने यूज़ किया हुआ, देखिए रेफ डॉट, इसने रेफ नाम का ये बनाया, इसने यहाँ पर नीचे वैल्यू जो भी रखी है 0 रखी है, और यहाँ पे रेफ डॉट करंट नाम का यूज़ कर रहा है। उसके ये क्या कर रहा है, ये जो कर रहा है इसको भी मैं बता दूंगा आपको एक बार, लेकिन ये जो कर रहा है डॉट करंट का यूज़ करके हम कर रहे हैं, और डॉट फोकस हम लिखेंगे ताकि फोकस हो जाए, हमें मिल जाए। ऐसे और भी कई सारे फंक्शनलिटी होती है, आप गूगल कर लेना। मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं फोकस नहीं हो रहा हूँ, एक सेकंड मैं इसके टाइप को एक बार नेम करूँ, ओके मैं यहाँ पे क्लिक किया, फोकस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुई होगी, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे नेम नहीं, मैं एक सेकंड नंबर ही रखता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये फोकस काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा ओके, यहाँ पर मुझको यूँ करना होगा तब काम करेगा। फोकस मैंने किया, मैं क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिक में यहाँ पर फोकस आ गया, मैं यहाँ पर नंबर लिख सकता हूँ सिमिलर। देखो मैंने यहाँ पे किया, मुझे यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर क्लिक किया क्लिक मी पे, तो जहाँ पे मैं क्लिक किया तो हैंडल क्लिक से ये फंक्शन कॉल हुआ, और इसमें मैं फोकस हो गया नंबर एफ पे। नंबर एफ क्या है, मेरा इस डॉम एलिमेंट को ये रेंडर कर रहा है, मतलब एक्सेस कर रहा है। तो इसमें मैं क्लिक किया,
मेरा अपने आप हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मुझको इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी मुझको अगर वैल्यू चाहिए होगी किसकी वैल्यू क्या है, तो हम वो कैसे लेंगे। तो हम सपोज उसकी वैल्यू को हम लॉक करते हैं, या फिर इसकी वैल्यू को मैं कहीं शो करता हूँ। मैं एक और स्टेट बनाता हूँ यहाँ पे, मैं यूज स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट वैल्यू कॉमा सेट वैल्यू करके इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसकी नीचे वैल्यू मैं एम्प्टी रखता हूँ, इसके नीचे वैल्यू कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं नीचे एक सबसे पहले एक लाइन ब्रेक लगाता हूँ ताकि न्यू लाइन में दिखे, और यहाँ पर मैं इस वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, और हमको इसकी वैल्यू को कैसे सेट करेंगे, हम सेट वैल्यू का यूज़ करेंगे, सेट वैल्यू, और सिंपल यही नंबर रेफ डॉट करेंट, जो हम करेंट कर रहे थे करेंट डॉट वैल्यू, सिंपल डॉट वैल्यू। ओके, सपोज अगर यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूँ, यहाँ पे 1 2 3, सपोज मैं अपना यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ, आप कॉल कर लेना 91910091, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, 10 हो गया। अब मैं क्लिक किया, देखिए अब मेरी जो वैल्यू है वो आ गई। तो हमारी जो करंट वैल्यू है वो हमें इससे मिल गई, नंबर रेफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पर स्टोर कर दी। अब मुझको अगर ये चाहिए होगा कि ये क्लियर हो जाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक बार मैं इस पर क्लिक करूँ तो नंबर मेरा ये स्टोर होने के बाद मैं क्लियर कर दूँ इसको, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूँ यहाँ से। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सिंपल एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, वो बताता हूँ मैं आपको। वो मैं करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू मैंने ऐड की यहाँ पे, फिर मैंने ये सिंपल इसको कॉपी किया, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को एम्प्टी कर दिया। मैं क्लिक में भी किया तो वैल्यू है, मैं यहाँ पे एक और नंबर लिखता हूँ, 100 लिखा सपोज, मैंने क्लिक में भी किया, ठीक है, यहाँ पे 100 आ गया और एम्प्टी हो गया। और ये यूज़ कब कब हो सकता है, ये मेरा जो फंक्शनलिटी है वो यूज़ कब कब हो सकता है, जैसे आपको बोल रहे हो कि मैंने ये यूज़ किया, तो मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ मैं इसको टू डू लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं टू डू लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सपोज़ मैं यहाँ नंबर की जगह लिख दिया टेक्स्ट, सिंपल, ठीक है, टेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्लिक में भी किया, टेक्स्ट पे आया, मैं यहाँ पे टेक्स्ट कुछ लिखता हूँ, डू होमवर्क। मैं यहाँ पे क्लिक में भी क्लिक किया, यहाँ मैं डू होमवर्क, यहाँ पर मेरा ऐड हो गया। अभी तो केवल मेरा एक वैल्यू मैंने लिया है। आप टू डू लिस्ट के लिए और अलग फंक्शनलिटी होती है, लेकिन आप ये चीज़ रेफ का आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो सिंपली। आपको ऑन चेंज इवेंट ये सब का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं अगर इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आऊँ, तो इसने एक लिया है, इसने क्या किया है, इसने बनाया है यहाँ पे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये दिखा गया है कितनी बार क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको भी हम बनाते हैं, यहाँ पर आया मैं, नंबर रेफ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक नया बनाता हूँ, कॉन्स्ट, इसने जो लिया वैल्यू वही ले लेता हूँ। क्या लिया इसने, लेट रेफ, इसने रेफ ही नाम लिया है इसका, तो मैं भी रेफ ही ले लेता हूँ, कॉन्स्ट रेफ, या मुझको अपडेट करना होगा वैल्यू, तो इसलिए लेट रेफ ले रहा हूँ। लेट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, नीचे वैल्यू 0 है। फिर मैं ये हैंडल क्लिक फंक्शन दोबारा कॉल करूँगा, क्योंकि हैंडल क्लिक को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो क्या होगा, ये इस क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि हमारे जो वैल्यू है करंट जो है उसको मैं प्लस कर रहा है। तो करंट जो वैल्यू ये है, करंट वैल्यू क्या है, 0 है, तो इस करंट वैल्यू को ये प्लस कर रहा है 1 से। तो करंट वैल्यू को अगर मैं यहाँ प्लस करूँ, कैसे कर सकता हूँ, सिंपली मैं रेफ का यूज़ करूँगा, रेफ डॉट करेंट इज इक्वल टू रेफ डॉट करेंट +1, या +1 भी कर सकते हो। फिर मैं अलर्ट करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट का यूज़ करता हूँ। अलर्ट में क्या आएगा, बटन इज क्लिक्ड, मैं यहाँ पर वो यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग लिटरल का, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। स्ट्रिंग लिटर का मैं यूज़ करता हूँ। स्ट्रिंग लिटर कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो 1 के लेफ्ट साइड में जो बैकटिक होगा, बैकटिक लगाओ, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ द द बटन इज क्लिक्ड, फिर मैं यूज़ करता हूँ $साइन, $साइन में मैं ये वैल्यू रखता हूँ रेफ डॉट करेंट, ताकि जो उसकी वैल्यू है पता चल जाए, टाइम्स। ओके, और ये यहाँ पे पास है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। जो नंबर रेफ है, नंबर रेफ की जगह मैं सिर्फ यहाँ पे
रेफ पास करता हूँ। ओके, और भी कुछ दिक्कत है? वैल्यू तो कुछ है नहीं, वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब मैं अगर इसमें क्लिक करता हूँ बटन पे, ठीक है, मैंने बटन पे क्लिक किया, आया कि ये जो हमारा है वो एक टाइम में क्लिक हुआ, वन टाइम। ओके किया, दोबारा मैं क्लिक किया तो मेरा इस टाइप से क्लिक हो रहा है। अगर +1 हो रहा है यहाँ पे, यहाँ प्लस को क्यों हो रहा है? ओके, स्ट्रिंग जो लिटरल है वो ले ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है मेरी। तो मेरा डॉलर से मेरा काम नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है मेरी वैल्यू। तो मैं सिंपली इसको स्ट्रिंग में चेंज कर सकता हूँ। चलो ठीक है, आप कर लेना इसको। यहाँ सिंपली देखिए अलर्ट में मेरा इस टाइप से ये काम कर रहा है। तो करंट रेफ, तो ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो आप एक बार आके इसको पढ़ लेना। वैसे इसमें जो जो लिखा है मैंने सब आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें लिखा है वो मैंने आपको बताया ना हो, लेकिन फिर भी एक बार आप आके इसको पढ़ लेना। और इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी जो कि मैंने नहीं बताई, तो आप देख लेना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं। देखिए इसने फोकस का बताया हुआ है, ये फोकस वाला जो मैंने आपको ये बताया था फोकस का, इस पर क्लिक करो ये फोकस आ जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता चुका है। डॉट करंट वैल्यू भी चेक कर रही है हमने। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप रेफ आके देख सकते हो यहाँ पे। सो आई होप आपको ये रेफ समझ में आया हो। मैं वापस से इसको हटाता हूँ और इसको कमेंट आउट करता हूँ। जो मेरा इनिशियल वैल्यू तो वो लेकर आता हूँ मैं। ओके ठीक है, अब मेरा ये इनिशियल वैल्यू है, मैं यहाँ पे कुछ देख सकता हूँ, क्लिक में करके ये आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे आप इसको कर सकते हो और भी यूज़ कर सकते हो आप इसको रेफ का। और ये हमारा हो गया। अब आगे हमें क्या देखना है? अब हमको मेरा ये हो गया, यूज स्टेट हो गया, यूज रिड्यूसर हो गया। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है यूज डीबग वैल्यू। तो हम यूज डीबग वैल्यू का देखेंगे, यूजर डीबग वैल्यू क्या होती है। ओके, या फिर हम यूज डीबग वैल्यू देखें या यूज लेआउट इफेक्ट देखें। देखते हैं, यूज डीबग वैल्यू देखते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यूज लेआउट इफेक्ट ही बताता हूँ, क्योंकि यूज डीबग वैल्यू जो है मैंने गलती कर दी। यूज डीबग वैल्यू जो है वो कस्टम हुक्स पे काम करता है, कि कस्टम हुक्स का पे काम करता है। तो कस्टम हुक्स तो मैंने आपको बताया नहीं, और वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो एक वीडियो में नहीं आ सकता अभी इसमें। तो उसमें उसके लिए हम यू डीबग वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो अभी इसके लिए छोड़ते हैं, उसको हम कभी और किसी और वीडियो में बता दूंगा जब मैं कस्टम हुक्स को बताऊंगा। और वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में कस्टम हुक्स को बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं ये यूज डीबग वैल्यू उसी में मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं यूज लेआउट इफेक्ट के बारे में हम देखते हैं, यूज लेआउट इफेक्ट क्या करता है और यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो अब हम वो देखते हैं। वापस से मैं अपने यहाँ पर आता हूँ। यूज रेफ अभी हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर मैं एक नया फाइल बना देता हूँ, यूज लेआउट इफेक्ट डॉट JS। ओके, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट को, अपने इंपोर्ट करूँगा मैं रिएक्ट को। और मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ फंक्शन अपना, कॉन्स्ट यूज लेआउट इफेक्ट, और इसको मैं सिंपली एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, डिफ़ॉल्ट यूज लेआउट इफेक्ट। और मैं ऐप कंपोनेंट में आके इसको इंपोर्ट करता हूँ। यूज रेफ की जगह मैं ये यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं रिटर्न स्टेट में लिखता हूँ डिव, और यहाँ पर मैं एक H1 लगाता हूँ, H2 लगा देता हूँ। चलो, दिस इज फॉर यूज इफेक्ट लेआउट। ओके ओके, तो ये हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि यूज इफेक्ट हमारे पास था, ठीक है, यूज इफेक्ट हमारे पास था। तो ये यूज इफेक्ट लेआउट का क्या यूज है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम 99% टाइम्स हम यूज़ करेंगे यूज इफेक्ट को, ठीक है। यूज लेआउट इफेक्ट जो है वो बहुत ही कम यूज होता है। यूज लेआउट इफेक्ट बहुत ही कम यूज होता है। तो हम 90% टाइम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, आपको पता चल गया हो। लेकिन हम यूज लेआउट इफेक्ट होता क्या है? एक हुक्स जो हमें प्रोवाइड किया गया है, एक जो हमारे पास यूज इफेक्ट है, यूज लेआउट इफेक्ट है, हमें प्रोवाइड किया गया है, तो उसका हम यूज़ क्यों करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप आपको पढ़ लेना कि मैं आपको बता दूँ एक बार कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज इफेक्ट, सपोज यूज इफेक्ट मैंने लिखा और मैंने यहाँ पर
एक कॉल कर रही है, डिपेंडेंसी कॉल कर रही है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ लॉग कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूज इफेक्ट, ठीक है। और सिंपली मैं एक बनाता हूँ यूज लेआउट इफेक्ट को, यूज लेआउट इफेक्ट को मैं बनाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम, किधर से कॉल कर रहा हूँ मैं, यूज लेआउट से, लेआउट से। और यहाँ पर भी मैं सेम डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ। ग्रेट। अगर मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करूँ, यहाँ पे एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश करूँ, अब देखिएगा यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले क्या कॉल हुआ, सबसे पहले आया आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूज लेआउट, फिर आया आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूज इफेक्ट। तो ये जो है यूज इफेक्ट है वो हमारा इस लेआउट फंक्शन के बाद ही कॉल हुआ। आई एम कॉलिंग फॉर यूज लेआउट सबसे पहले आया और ये बाद आया, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं एक और यूज इफेक्ट को लगा दूँ, यहाँ पर मैं एक और यूज इफेक्ट को यूज़ करता हूँ, आई एम कॉलिंग फॉर यूज इफेक्ट 2। अब मैं वापस अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सबसे नीचे है ना, अब क्या आएगा, अगर मैं इसको ना देखूँ, इसको मैं नहीं देखता हूँ, तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या कॉल होगा, हमारा ये कॉल होगा, यूज आई एम कॉलिंग फॉर यूज लेआउट, क्योंकि मैंने ये बात किया है कि सबसे पहले ये कॉल होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा इस पेज ना, ये जो हमारा पेज है वो जैसे रेंडर करता है, जैसे हमारा पेज रेंडर होता है, सबसे पहले हमारा यूज लेआउट इफेक्ट कॉल हो जाता है। ये बिना स्क्रीन को लोड होने से पहले, जो स्क्रीन का जो कंटेंट है वो लोड होने से पहले भी हमारा यूज लेआउट इफेक्ट कॉल हो जाता है सिंपली। अगर मैं इसको अपना मैं कंसोल को ओपन करूँ, वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिएगा हमारा स्क्रीन लोड होने से पहले ही हमारा ये आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूज लेआउट आ गया, फिर आई एम कॉलिंग फॉर यूज इफेक्ट, फिर ये दो ऑर्डर में आया, जिस ऑर्डर में लिखा गया है, लेकिन सबसे पहले ये आ गया, ये स्क्रीन लोड होने से पहले ही आज हो जाता है। तो सिंपल यही है इसका यूज़, कि अगर आपको ऐसा कुछ यूज़ केस चाहिए होगा, अभी मैंने बता ही दिया कि 99% टाइम्स हम यूज इफेक्ट का ही यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा हो कि आपको ऐसा कुछ लगे आगे वेब चल के किया हमें इसको सबसे पहले ही रेंडर करना है, इसको हमारा पेज होने से पहले, तो आप यूज़ लेआउट इफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल एक बताने के लिए था, मैंने इसको बता दिया, इसका उतना कुछ खासा यूज़ नहीं होता। ओके, तो यूज़ लेआउट इफेक्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने बताया कि यूज डीबग वैल्यू हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें कस्टम हुक्स को आना चाहिए कि कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट करते हैं, और उसी के ऊपर ही हम डीबग वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसके यूज डीबग वैल्यू पे, तो देखिए यूज डीबग वैल्यू इज रिलेटेड टू दैट लेट्स यू ऐड अ लेबल टू अ कस्टम हुक्स। तो कस्टम हुक उसके लिए आना ज़रूरी है आपको, कस्टम हुक को, तो उसको हम बाद में देखेंगे, मैंने गलती से ऐड कर दी यहाँ पे। तो अब हम करते हैं यूज इम्परेटिव हैंडल को, ठीक है। लेआउट इफेक्ट हो गया, अब हम देखेंगे यूज इम्परेटिव हैंडल को। ओके ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूज इम्परेटिव हैंडल का यूज़ क्या है। ओके, तो उसका यूज़ क्या है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। यू वुड टिपिकली यूज इम्परेटिव हैंडल व्हेन यू हैव अ पेरेंट component that needs to interact with specific methods or functions of a child component. This is often necessary when working with third parties libraries or integrity with Node.js code. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे चाइल्ड में कोई एक मेथड है या कोई फंक्शन है, कोई स्पेसिफिक मेथड या स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको अगर पेरेंट कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ इम्परेटिव हैंडल का यूज़ करते हैं। और अच्छी तरीके से समझते हैं। सपोज अगर आपका पेरेंट कंपोनेंट में कोई एक मेथड है, ठीक है, उसको अगर आपको चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे, आप प्रॉप्स का यूज़ करोगे, ठीक है। आप प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में सारे मेथड्स को भेज दोगे, ठीक है। वो प्रॉप्स कैसे यूज़ होता है आपको, आई होप आपको पता ही होगा। जब हम चाइल्ड के कंपोनेंट को हम यहाँ पे पास करते हैं, हम यहाँ पे कॉल करते हैं, तो क्या होता है, उसी में ही हम सारे प्रॉप्स को, इस मेथड्स को भेज देते हैं, और यहाँ पर हम उसको एज अ प्रॉप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिंपली ये इस तरीके से हो जाता है हमारा। पर अगर ये उल्टा हो जाए, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में कोई एक मेथड हो, अगर उसको हमको एक्सेस करना है पेरेंट कंपोनेंट में, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज इम्परेटिव हैंडल। वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि use imperative handle when you have parent component that needs to interact with specific methods or functions of a child component. So I hope आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर इसका मैं वो देखूँ
सिंटैक्स क्या होता है, तो यूज इम्परेटिव हैंडल होता है, फिर होता है रेफ। रेफ तो मैंने अभी आपको बताया ही है, यूज रेफ। फिर होता है क्रिएट हैंडल। क्रिएट हैंडल क्या करता है, क्रिएट हैंडल एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो पेरेंट कंपोनेंट है वो चाइल्ड कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके। मैं बताऊंगा क्रिएट हैंडल का यूज कैसे, हम इसको हम कैसे लिखते हैं, हर एक चीज़ बताएंगे, अब टेंशन मत लीजिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे बस देखते जाइए, आपको अच्छी तरीके से सब समझ में आ जाएगा लास्ट तक। और एक होता है डिपेंडेंसीज जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है, इसको जरूरी नहीं है आपको ऐड करना। जैसे डिपेंडेंसीज क्या होता है, जैसे अगर आपने यूज इफेक्ट पढ़ा होगा तो उसमें हम जो डिपेंडेंसी लगाते हैं सिमिलर वही होता है ये, ठीक है। तो अगर हम आते हैं अपने कोड पे, तो यहाँ पर मैंने दो कंपोनेंट बनाया हुआ है, एक है इम्परेटिव पेरेंट नाम का, ठीक है, एक पेरेंट नाम का कंपोनेंट है, और एक है चाइल्ड नाम का कंपोनेंट, ठीक है। इम्परेटिव चाइल्ड नाम का कंपोनेंट है और पेरेंट को मैंने app.js में यहाँ पर रेंडर किया हुआ है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, और चाइल्ड कंपोनेंट को भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है क्योंकि इसका चाइल्ड है तभी तो यहाँ पर आया है। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, बटन का नाम है क्लिक फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है, बटन का नाम है, लिख दिया क्लिक फॉर रिक्वेस्ट। ओके, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, सिमिलर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट रिक्वेस्ट का, ठीक है। इसके अंदर मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, सिमिलर। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ, इस बटन को क्लिक करूँ जो कि है हमारा पेरेंट कंपोनेंट में, ठीक है, इस बटन को क्लिक करूँ तो हमारा ये फंक्शन जो है रिक्वेस्ट जो है कॉन्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो रन हो, ठीक है, वो कॉल हो, ये फंक्शन हमारा कॉल हो जब हम ये बटन क्लिक करें, ये बटन क्लिक करें। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सीधे सीधे ये एग्जांपल ये कह रहा है कि हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट में एक मेथड है जो हम एक्सेस कराना चाहते हैं पेरेंट कंपोनेंट से, ठीक है। और यही केस आ गया, ये वाला यही केस ये आ गया कि हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट में एक मेथड है जो हम एक्सेस करना चाहते हैं पेरेंट कंपोनेंट में सिंपली। तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो सिंपली हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हम यहाँ पे रेफ लेते हैं, यूज रेफ लेते हैं, तो हम पेरेंट कंपोनेंट में हम अपने रेफ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज रेफ को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज रेफ, और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, सिंपल। ओके, कुछ नहीं करना। और यही रेफ को मैं पास करूँगा, इस रेफ को कहाँ पे, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, इम्प्रेटिव चाइल्ड में मैं इस रेफ को मैं पास कर दूंगा, रेफ इज इक्वल टू रेफ, सिंपल। और अगर हम उसको इस रेफ को इस चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फॉरवर्ड रेफ। फॉरवर्ड रेफ क्या करता है, फॉरवर्ड रेफ क्या करता है, फॉरवर्ड रेफ फॉरवर्ड रेफ क्या करता है, फॉरवर्ड करता है रेफ फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। फॉरवर्ड रेफ सिंपली जो हमारा ये रेफ है इसको ये फॉरवर्ड करेगा पेरेंट टू चाइल्ड में। तो उसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं उसको भी यहाँ से इंपोर्ट करना होगा, फॉरवर्ड रेफ को कर लिया। अब इसको मुझे इसी फॉरवर्ड रेफ से मुझको रैप करना होगा, इसको मेरे चाइल्ड कंपोनेंट को जो भी मैंने जहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, सिंपली मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो रेफ है, अब यहाँ पर जो रेफ है वो फॉरवर्ड हो चुका है हमारे इम्परेटिव चाइल्ड में, मतलब यहाँ पर भी वो रेफ हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे कर पाएंगे। और एक और काम करता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, इसको भी करूँगा यहाँ पे। पहले सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इम्परेटिव हैंडल को भी अब मैं यूज़ करता हूँ, यूज इम्परेटिव हैंडल। अब इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो उसका सिंटेक्स तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दिया है, ये सिंटेक्स है इसका। अब मैं इसको यूज़ करूँगा यूज इम्परेटिव हैंडल
फिर मैं रेफ, सबसे पहले रेफ होगा और मुझको यहाँ पर रेफ यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। प्रॉप्स लिखूंगा, कॉमा रेफ लिखूंगा, वरना ये काम नहीं करेगा। जो मैंने रेफ यहाँ पे भेजा है मुझको यहाँ पर भी एज अ प्रॉप रेफ को यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लूँगा रेफ कॉमा, एक फंक्शन लेगा ये। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो यही है, क्रिएट हैंडल फंक्शन। ठीक है, क्रिएट हैंडल फंक्शन है। ये कैसे काम करेगा? सपोज मैं यहाँ पर कुछ अपना नाम दे देता हूँ। सपोज मैं इसको रिक्वेस्ट से मैं डिस्प्ले लिख देता हूँ इस फंक्शन का नाम। ठीक है, डिस्प्ले लिख दिया मैंने और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न। सबसे पहले मुझे रिटर्न करना होगा और यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट, फिर मैं कॉलम, फिर मैं कॉल बैक फंक्शन होगा ये, जो इस फंक्शन डिस्प्ले को कॉल करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस रिक्वेस्ट का यूज़ करके, ये जो रिक्वेस्ट है ना, इस रिक्वेस्ट का यूज़ करके, इस रिक्वेस्ट का मैं यूज़ करके यहाँ पर रेफ होगा, सॉरी। ओके, सो इस रिक्वेस्ट को ही हम कॉल करेंगे अपने पेरेंट से। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इम्परेटिव, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं बटन, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा, इसमें जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आए यूज इम्परेटिव हैंडल से मेरा ये रिक्वेस्ट फंक्शन को मैं हेल्प लेकर यहाँ से कॉल करूँगा और वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है? अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, उसके बाद से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर बटन पे लगाया ऑन क्लिक, मैंने लगाया यहाँ पे ऑन क्लिक। ओके, और मैं यहाँ पर एक फंक्शन होगा सीधे, क्या करेगा ये, रेफ डॉट करेंट। ये रेफ डॉट करेंट क्या होता है, करंट को लाता है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक रेफ वाले में। फिर डॉट, अब मैं डॉट लिखूंगा। अब रेफ डॉट करेंट में डॉट में क्या है हमारे पास, रेफ डॉट में हमारे पास ये रिक्वेस्ट आ गया है। ठीक है, तो हम इस रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, रेफ डॉट रिक्वेस्ट। तो हमारा जो रेफ है अब रिक्वेस्ट को ये एक्सेस कर रहा है, सिंपल। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल को ओपन करूँ, इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल आ गया। एक बार और क्लिक किया, फिर आ गया। ठीक है, सिंपली अगर हमारा ये काम कर रहा है कितने अच्छे तरीके से। अब क्या हो रहा है इसका मैं एक बार फ्लो समझा दूँ। आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, अभी चेक कर रहा है जो रेफ का करंट है उसमें कोई रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन है। तो कैसे चेक करेगा, ये देखा रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन कहाँ है, जो हमारा रेफ है यहाँ पर तो कुछ नहीं है अभी तक। तो कहाँ है और रेफ कहाँ पास हो रहा है, रेफ पास हो रहा है हमारा इस चाइल्ड कॉम्पोनेंट में। तो इस चाइल्ड कॉम्पोनेंट के अंदर जाएगा, यहाँ पर ये अंदर आया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉप रेफ रिसीव किया, यहाँ पर आया ये, इसने चेक किया कि यूज इम्परेटिव हैंडल रेफ लिया, फिर ये रिटर्न क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट हमारे पास, रिक्वेस्ट किससे असाइन है, इस डिस्प्ले फंक्शन से। और ये डिस्प्ले कहाँ है, ये डिस्प्ले यहाँ पर है, मिलेगा हमें डिस्प्ले। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ये कंसोल डॉट लॉक कर देगा। इसको हम सिंपली ऐसे, अगर इसको मैं हटा दूँ, सिंपली अगर मैं इसको ये कर दूँ या ये मैं हटा दूँ, सिंपली मैं केवल डिस्प्ले लिखूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं सिंपली यहाँ डिस्प्ले लिखूँ तो भी ये काम कर सकता है। मैं यहाँ पर आकर के रिक्वेस्ट की जगह सिंपली मैं डिस्प्ले लिख दूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगर अब मैं क्लिक करूँ, देखिए तब भी ये काम कर रहा है, सिंपली ये काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर किसी के साथ असाइन नहीं कराना चाहते तो भी आप कर सकते हो। अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल मेथड है तो आप वो असाइन वाला यूज़ कर सकते हो, पर आप सिंपल अगर केवल डिस्प्ले लिख दो तब भी ये पास हो जाएगा हमारे में, इसमें इसके अंदर। ओके, तो ये आई होप आपको ये यूज इम्परेटिव हैंडल का यूज़ पता चला। जब कोई, सिंपल इसका यूज़ वही है कि जब कोई चाइल्ड कंपोनेंट में, कोई मेथड होता है उसको हमें पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस कराना होता है तो यूज इम्परेटिव हैंडल तब यूज़ होता है ये। ठीक है, इसका आप यूज़ बहुत करोगे, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम चेक देखते हैं, हमारा यूज इम्परेटिव हैंडल हो चुका। ठीक है, इतना हमारा हो चुका है 8। अब हम यूज़ मेमो देखेंगे। तो अब यूज मेमो को देखते हैं हम। ओके, तो यूज मेमो यूज़ क्यों होता है पहले वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेमोराइजेशन, मतलब बताता हूँ। इट अलाउज यू टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर components by memorizing the result of a computation so that it is only recalculated when the dependencies change. The use memo hooks returns a memorized value which can be any JavaScript value or object. इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अब बताता हूँ।
सपोज मेरे पास यहाँ पर मैंने एक यूज मेमो नाम का बनाया हुआ है, जहाँ मैंने एक सिंपल सा एक कंप्यूटेशन का वो बनाया हुआ है फंक्शन। पहले बात मैं आपको पूरा कोड समझाता हूँ। मेरे पास एक स्टेट है जो काउंट की वैल्यू स्टोर कर रहा है, काउंट, ओके, जो कि काउंट को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है, ओके। और मेरे पास एक रिजल्ट है, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है सिंपल सा, उसकी भी वैल्यू मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। और एक कंप्यूटेशन फंक्शन के द्वारा, ये मैं अभी आगे बताऊंगा कंप्यूटेशन फंक्शन क्या कर रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जब बटन क्लिक पे क्या हो रहा है, बटन क्लिक पे मेरा काउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मेरा काउंट जो है बटन क्लिक पे इंक्रीज हो रहा है 1 से। और जब रिजल्ट में क्या शो हो रहा है, रिजल्ट में ये फंक्शन से एक वैल्यू आ रही है। फंक्शन का नाम क्या है, कंप्यूटेशन। क्या हो रहा है इसमें कि काउंट की वैल्यू जितनी है, ठीक है, काउंट की वैल्यू जितनी है उतने टाइम्स ये हमारा रिजल्ट में उतने टाइम्स वो प्लस हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे काउंट की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस होगा 1 है तो भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो ही होगा क्योंकि लेस देन काउंट चल रहा है। अगर मैं 2 कर दिया यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, 1, बिकॉज 0 प्लस 1 2। 3 कर दिया, 0 प्लस 1 प्लस 2 3। 4 कर दिया, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 6। 5 कर दिया, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है। तो सिंपली कर क्या रहा है, ये जो हमारा जो रिजल्ट की वैल्यू है वो टोटली डिपेंड है हमारे काउंट की वैल्यू पे। फिर से बोलता हूँ, जो हमारा रिजल्ट की वैल्यू है वो टोटली काउंट की वैल्यू पे डिपेंड है। ये आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि जो काउंट की वैल्यू है वो जो रिजल्ट की वैल्यू है वो काउंट की वैल्यू पे डिपेंड है। जैसे जैसे काउंट की वैल्यू चेंज होगी तब रिजल्ट की वैल्यू हमारी चेंज होगी, ओके। पर यहाँ पर हो क्या रहा है, तो हमको क्या करना है कि जब ये कंप्यूटेशन फंक्शन है वो रन तभी हो जब हमारा काउंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पर तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जब भी हमारा पेज रेंडर होगा, क्योंकि हम सिंपली इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपली इसको मैंने डिफाइन किया है फंक्शन को यहाँ पे। तो जब भी हमारा पेज रेंडर होगा, कोई नया हम करेंगे चेंजेस, अगर काउंट में हम कोई चीज़ ना करें फिर भी हमारा ये जो फंक्शन है वो री एग्जीक्यूट होगा। तो बार बार एग्जीक्यूट होगा तो हमारा थोड़ा ये ऑप्टिमाइज नहीं होता है ये सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट यूज फॉर इट अलाउ यू टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपोनेंट, ठीक है। हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको ये ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है। अगर आपने डीपी पढ़ा होगा, डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो उसमें आपने मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आप पहले एक वैल्यू को आप पहले ही मतलब मेमोराइज करके कहीं पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हो, फिर उस जब भी अगर उसका यूज होता है उसको आप डाल देते हो, ठीक है। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली ये करेगा क्या यूज मेमो हमारा, ठीक है। यूज मेमो में हमारा सिंपली क्या करेगा, देखो सबसे पहले एक मेरा वेरिएबल होगा। सपोज मैंने यहाँ पे मेमोराइज वैल्यू लिखा है, इसके अंदर ये स्टोर करेगा हमारा जो आएगा। सपोज हमारे पास यूज मेमो नाम का मैंने बनाया है, इसके अंदर कॉल बैक है, इसके अंदर मैं अपना पूरा ये कंप्यूटेशन करूँगा जो मैं ये कर रहा हूँ, लेट रिजल्ट इक्वल टू ये सब मैं इसके अंदर करूँगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, तो जब भी इसके यूज़ होगा ये यहाँ पर वो शो हो जाएगा। और इसकी वैल्यू चेंज कब होगी, ये री एग्जीक्यूट कब होगा, ये डिपेंडेंसी होगी ऊपर। तो यहाँ पर मैं डिपेंडेंसीज में ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा मैं इस काउंट को, कि जब ये काउंट की वैल्यू चेंज हुई, जब एक काउंट की वैल्यू यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी जो यहाँ पर है जब वो चेंज होगा तो हमारा ये री एग्जीक्यूट होगा। और जो री एग्जीक्यूट होके जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वापस से हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, फिर इसको हम यूज़ कर पाएंगे बाद में। तो उसको मैं एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ आपको सिंपली। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ इतना, कंट्रोल एक्स कट कर लिया। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूज़ मेमो का, ठीक है। आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेना, मैंने करके रखा है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूज़ मेमो का, और फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ मेरा ये वेट ए सेकेंड, मैंने पहले से जो कॉपी करके रखा है तो उसको यहीं से सीधे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर आएगा मेरा डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी में क्या रखूँगा, मैं लिखूँगा काउंट को सिंपली, और ये रिटर्न रिजल्ट को मैं इसके अंदर रख देता हूँ। चेक करते हैं, इस काउंट को हम रखेंगे यहाँ पे, कट किया मैंने इस साइड में, ओके। सिंपल हो गया। अब यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये सिंपल मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, ये वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से ये इस तरीके से हटा सकता हूँ। अब ये सिंपल ऐसा हो गया कंप्यूटेशन में। अब इस कंप्यूटेशन में क्या है, इस कंप्यूटेशन में सिंपली हमारा जो भी यहाँ पर रिजल्ट होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब कब होगा,
जब हमारा काउंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा ये फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। अगर एक काउंट की वैल्यू सेम हुई, ये जो काउंट की वैल्यू है वो कभी मेरा बदला नहीं, तो पेज कितनी बार भी रेंडर हो ये जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसको री एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हमारा परफॉर्मेंस टाइम जो है वो कम हो जाएगा और थोड़ा हमारा प्रोग्राम और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा सिंपली। ओके, तो इसको हम ट्राई करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ गलती कर दी, फॉर लूप के अंदर मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को, इसको मैं बाहर ही रखता हूँ। ओके ठीक है, सेव किया मैंने। अब मैं ट्राई करता हूँ, मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, वैल्यू इंक्रीमेंट हुई अच्छी तरीके से, अभी अभी भी काम कर रहा है उसी तरीके से। लेकिन हमारा जब पेज रेंडर होगा ना, जब भी हमारा पेज कोई ये एक बार रेंडर हुआ, तो जो हमारी काउंट की वैल्यू है ना, जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक हमारा ये जो प्रोग्राम है वो री एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपली इसका इतना ही काम है और उसका उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो हमने अब मेमोराइजेशन पढ़ लिया, यूज मेमो पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं यूज़ कॉल बैक को। ओके ओके, तो अब यूज़ कॉल बैक देखते हैं। यूज़ कॉल बैक क्या होता है, वो यूज मेमो की तरह ही होता है। तो इसका यूज़ क्या है पढ़ते हैं। द यूज़ कॉल बैक हुक इज यूज टू मेमोराइज अ फंक्शन, यूज़ मेमो भी यही करता था, सो डैट इट इज़ ओनली रिक्रिएटेड व्हेन इट डिपेंडेंसी चेंज। तो यूज़ मेमो में भी यही होता था कि जब उसकी डिपेंडेंसी चेंज हो तभी वो जो पार्टिकुलर सेट ऑफ कोड है वो रन हो या री एग्जीक्यूट हो, वरना वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि यूज़ मेमो जो है वो रिटर्न करता था डेटा को, ठीक है, डेटा को रिटर्न करता था टू द स्ट्रिंग या जेएसएक्स को, ठीक है। बट यूज़ कॉलबैक क्या करता है, वो रिटर्न करता है होल कॉलबैक को, वो पूरे के पूरे कॉलबैक को रिटर्न करता है। कॉलबैक क्या होता है? अ काइंड ऑफ मेथड विच यू वांट टू एग्जीक्यूट, ठीक है, एक मेथड ही होता है कॉलबैक, उसको ये एग्जीक्यूट करता है। तो डिफरेंस यही है कि यूज़ मेमो जो है वो एक डेटा को रिटर्न करता है और यूज़ कॉलबैक क्यों, कॉलबैक क्या करता है, यूज़ कॉलबैक एक पूरे का पूरे कॉलबैक को या मेथड को रिटर्न करता है। तो देखते हैं उसके बारे में। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा कोड बना के रखा हुआ है। तो मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक है पेरेंट कंपोनेंट, एक है मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। चाइल्ड कंपोनेंट में क्या है, सिंपली मेरे पास एक कंसोल डॉट लॉग है, एक कंसोल डॉट लॉग सिंपली एक लॉग कर रहा है हमारे पास। लॉग क्या है इसका, चाइल्ड कंपोनेंट क्लिक्ड, ठीक है, सिंपली बोल रहा है कि चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। और यहाँ पर मैं एक हैंडल क्लिक ले रहा हूँ फंक्शन जो कि आ रहा है मेरे एज अ प्रॉप पेरेंट कंपोनेंट से। तो पेरेंट कंपोनेंट में क्या है, मेरे पास एक काउंट का यूज स्टेट है, इसका इनिशियल वैल्यू 0 है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, और एक हैंडल काउंट क्लिक करके एक मेरे पास फंक्शन है, ठीक है। ये विदाउट यूज कॉल बैक मैंने लिया एग्जाम्पल। तो ये क्या कर रहा है, जब इस पर क्लिक होगा तो क्या करेगा, बटन इस क्लिक शो करेगा और काउंट शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ये हैंडल क्लिक फंक्शन को पास कर दिया यहाँ पे हमने चाइल्ड कंपोनेंट में, जो कि हमने देखा था एज अ प्रॉप, हमने यहाँ पे भेज दिया है, डिस्ट्रक्चर कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक पे क्या होगा, ऑन क्लिक पे जब हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, इंक्रीमेंट में क्या होगा, सेट काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, काउंट की वैल्यू मेरी यहाँ पर ये बढ़ेगी। तो अगर मैं इस पर इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे काउंट की वैल्यू बढ़ रही है। और ये देखिए, जब मेरे काउंट की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये भी रेंडर हो रहा है, ठीक है, जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी रेंडर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा पेज रेंडर हो रहा है। जब हम स्टेट में चेंज आता है तो हमारा पूरा पेज रेंडर होता है। तो जब पूरा पेज रेंडर हो रहा है तो हमारा कॉल बैक फंक्शन भी री रेंडर हो रहा है। तो देखिए ये भी बढ़ रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ क्लोजली जाके। अ, मैं अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट करता हूँ, देखिए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर मैं जब क्लिक मी पे क्लिक करूँगा, जब मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा, इसका मतलब क्या है, क्लिक मी पे क्या होगा, मेरे पास बटन है क्लिक मी का, जो कि वो बटन है इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये बटन है, तो केवल हमारा ये काउंट को क्लिक कर देगा, तो ये हैंडल क्लिक यहाँ पे आएगा और ये सीधे सीधे हमारे काउंट को वो प्रिंट कर देगा और यहाँ पर शो होगा बटन इज क्लिक्ड। ओके, तो हमारे सिंपल सा काम कर रहा है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, काम तो कर रहा है सही से, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो ये पूरा हमारा पेज रेंडर हो रहा है एक बार में। पर हमें ऐसा तो चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए कि जब इसकी वैल्यू चेंज हो, काउंट की वैल्यू चेंज हो, तभी हमारा पूरा पेज रेंडर हो, सॉरी इस पेज हमारा रेंडर हो, ये फंक्शन रेंडर हो, ठीक है। केवल हमारा ये रेंडर तब हो जब हमारा केवल जब काउंट की वैल्यू चेंज हो। अगर काउंट की वैल्यू चेंज ना हो तभी रेंडर ना हो, ठीक है। सिमिलर जो हमने यूज मेमो में देखा था, तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे सिंपल सा। अगर हम इसका सिंटैक्स को देखें, सिंटैक्स उसका सेम है, सेम उसी तरीके का है, फंक्शन डिपेंडेंसी कॉल बैक यूज़ करते हैं हम।
तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखूँगा हैंडल क्लिक, इसको ऐसे रहने दूंगा, इसको मैं यहाँ से इसको करूँगा कट, और मैं यहाँ लिखूँगा यूज कॉल बैक सिंपल, और इस यूज कॉल बैक को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। मैंने करके रखा है तो आप इंपोर्ट कर लीजिएगा इसको यहाँ पे। ओके, फिर मैं यूज़ कॉल बैक में इस फंक्शन को दोबारा से मैं कॉल कर दूँगा सिंपली यूज़ कॉल बैक का यूज़ करके। ओके, अब भी काम तो सेम ही करेगा। मैं क्लिक में भी क्लिक करूँगा तो जो अकाउंट की वैल्यू वो प्रिंट होगी, इंक्रीमेंट भी क्लिक करूँगा तो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर होगा और हमारा ये भी इंक्रीमेंट होगा। पर डिफरेंट यही है कि जब हम यहाँ पर लगा दें अगर अपना डिपेंडेंसीज काउंट लगा दिए, अब क्या होगा जब हमारा काउंट चेंज होगा, ठीक है, जब हमारा काउंट चेंज होगा तभी हमारा पेज रेंडर होगा, अदरवाइज हमारा पेज जो है वो रेंडर नहीं होगा दोबारा। तो यही ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज में आता है कि हमारा पेज अब ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो अभी ये उतना ज़्यादा आपको शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, आपको ये ऐसे यहाँ पर दिखेगा नहीं, शो नहीं होगा, पर ये एक हमारा ऑप्टिमाइज तरीका है करने का। तो सिंपली इसका यही है, आप यूज़ मेमो का यूज़ करके करो या यूज़ कॉल बैक का यूज़ करके करो। मैंने डिफरेंस बता ही दिया, यूज़ मेमो जो होता है वो डेटा को रिटर्न करता है, और यूज़ कॉल बैक जो है वो पूरा का पूरा इस हैंडलर क्लिक फंक्शन को और रिटर्न कर रहा है यहाँ चाइल्ड कॉम्पोनेंट में। जब जब हमारा ये काउंट की वैल्यू चेंज होगी, जब हमारी काउंट की वैल्यू अगर बदलेगी तो हमारा पूरा का पूरा हैंडलर क्लिक फंक्शन जो होगा वो चेंज होके जाएगा कॉल हैंडल क्लिक में, ठीक है। अगर ये चेंज नहीं हुआ, सपोज हमारा काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो हमारा ये दोबारा से ये रेंडर नहीं होगा फंक्शन। तो हमारा जो इनिशियल जो हैंडल क्लिक की जो वैल्यू है वही यहाँ पर जाएगी, ठीक है। जो हमारा हैंडल क्लिक की वैल्यू जो प्रीवियसली जो स्टोर हो चुका है इसके अंदर जब हमने काउंट को चेंज किया था, वही वैल्यू यहाँ पर जाएगी। अदरवाइज अगर हम ये यूज़ नहीं कर रहे कॉल बैक का, तो ये हर बार हमारा जो फंक्शन है वो री एग्जीक्यूट होता और वही फंक्शन हमारा बार बार यहाँ पे कॉल होता, इसके अंदर जाता, ठीक है, एज ए प्रॉप इसके अंदर जाता, तो अलग अलग चेंज होकर बार बार जाता है इसके अंदर। पर अभी क्या हो रहा है, जब तक काउंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक इसके अंदर से एक ही वैल्यू रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू बार बार इसके अंदर पास नहीं होगी हैंडल क्लिक की वैल्यू। तो सिंपल यही है, ये ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ होता है ये सिंपली। और सिंपली अगर आप यूज़ एक बार जान लो कि आप यूज़ मेमो का यूज़ तब करो जो आपको विद इन कंपोनेंट काम करना, ठीक है, सब सिंपल एक ही कंपोनेंट में आपको हर चीज़ रखना है, तो आप इसका यूज़ करो। मान लो अगर कोई किसी मेथड को आपको किसी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भेज रहे हो तो आप यूज़ कॉल बैक का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो फंक्शन बार बार ये एग्जीक्यूट ना हो पूरा का पूरा फंक्शन। जब 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 ये डिपेंडेंसी चेंज हो तभी खाली एग्जीक्यूट हो। ओके, तो हमारा ये हो गया, कॉल बैक हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अपने यूज़ ट्रांजिशन को। ओके ओके, तो अब हमारा लास्ट हुक जो कि है यूज़ ट्रांजिशन वो देखते हैं। तो इसका यूज़ सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। द यूज़ ट्रांजिशन हुक इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय द रिएक्ट फॉर मैनेजिंग ट्रांजिशंस इन यूआई कंपोनेंट्स। इट अलाउ यू टू कंट्रोल द रेंडरिंग एंड एनिमेशन ऑफ कंपोनेंट्स व्हेन देयर स्टेट चेंज। तो क्या होता है, जब भी हमारा स्टेट चेंज हो ना, तो थोड़ा हम कुछ ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, थोड़ा यूआई में अपना और अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं कि जब भी हमारा स्टेट चेंज हो तो कुछ शो हो। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक सिंपल से यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, जिसमें क्या है, मैंने एक यूज स्टेट लिया है आइटम्स का, और जो आइटम्स है एक एरे स्टोर कर रहा है, आइटम 1 2 3, ठीक है, जो कि यहाँ पर शो रहा है आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। और वो आइटम्स को मैं यहाँ पर मैप कर रहा हूँ, एरे है तो उसको मैं मैप कर रहा हूँ हर एक आइटम को, और यहाँ पर वो सारे आइटम वहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, उस पर ऑन क्लिक पे, उस पर क्लिक करने पे क्या हो रहा है, मैंने उसके की को एक इंडेक्स दिया गया है, जो कि इंडेक्स मैं बताऊंगा क्या है। तो इसके जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा ये फंक्शन कॉल हो रहा है ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक आइटम पे क्या आ रहा है, फिर ऑन क्लिक जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंडेक्स एज ए आर्गुमेंट ले रहा है, जो कि इंडेक्स मेरे पास यहाँ पर है, जो कि मैं यहाँ पर इसको पास कर रहा हूँ। ओके, तो क्या हो रहा है ये कि सेट आइटम क्या कर रहा है हमारा, सिंपली जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, सपोज मैंने किसी भी आइटम पे मैंने क्लिक किया, तो क्या होगा इसमें कि जो मेरा आइटम है, जिस आइटम पे क्लिक करूँगा वो आइटम मेरा स्प्लाइस हो जाएगा, मतलब वो आइटम हट जाएगा हमारे इस एरे से, वो आइटम हट जाएगा हमारे एरे से, और जो अपडेटेड आइटम्स है उसमें मेरे सारे प्रीवियस आइटम से स्टोर हो जाएंगे उसको छोड़ के। मतलब मैंने अगर 3 को छोड़ किया, 3 को मैंने हटाया, तो मेरे पास 2 1 और 2 आ गए और 3 मेरा रिमूव हो गया मेरे एरे से। सिंपली अगर मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो केवल 2 रहेगा, 1 रिमूव हो जाएगा। सिंपली ये हो रहा है हमारा, तो सिंपली ये है। तो अगर आपको अभी इसमें मत ध्यान दो कि मैं कर क्या रहा हूँ, अब आप ये देखो कि मैं ट्रांजिशन का हेल्प क्या करूँगा, ठीक है, कि हम ट्रांजिशन को समझ रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे।
तो अगर हम जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपली मैं कर रहा हूँ तो सिंपली हट जा रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो जितना टाइम ये ब्राउजर ले रहा है हटाने में, उतना कुछ यहाँ पे ट्रांजिशन शो हो, कि जैसे कुछ थोड़ा एनिमेशन टाइप का शो हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ ट्रांजिशन को कर लेता हूँ। अगर आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस रखो, इसके ख़त्म होते होते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं भी समझ रहा हूँ कि आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं, पर थोड़ा बस पेशेंस रखो आप। यूज़ ट्रांजिशन को मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पर अब मैं उसको डिफाइन करूँगा। कैसे करूँगा? सिंपली मैं कॉन्स्ट लिखूँगा और यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू करूँगा, और मैं यूज़ ट्रांजिशन का यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू क्या लेता है? पहला लेगा स्पेंडिंग, ठीक है। स्पेंडिंग मतलब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो जितना ही समय ले रहा है ये इसको हटाने में, ठीक है। मतलब अगर आपका ब्राउज़र थोड़ा, आपका नेट बहुत स्लो है, तो जितना ही टाइम ले रहा है वहाँ उस समय मैं यहाँ पे कुछ लोडिंग करके दिखाना चाहता हूँ कि लोडिंग आ रहा है। जब तक ये हट रहा है तो तब यहाँ पर लोडिंग करके आ रहा है। तो इस पेंडिंग वही शो करेगा कि जब तक हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब इस पेंडिंग मतलब जब तक हमारा ये हट नहीं गया है तब तक कुछ करो, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार्ट ट्रांजिशन, कि जब तक पेंडिंग है हमारा, ठीक है, जब तक हमारा ये पेंडिंग, जब तक मेरा हट नहीं रहा है तब तक कुछ ट्रांजिशन शो करो। और वहाँ उस ट्रांजिशन की जितनी भी ड्यूरेशन होगा ना, वो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम आउट करके, टाइम आउट इन MS, ठीक है। मिली सेकेंड में ये टाइम आउट हमें दिखाएगा। सपोज मैं 500 मिली सेकेंड करता हूँ, तो 500 मिली सेकेंड हमारा ये दिखाएगा। और मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपली, और मैं इसको भी स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर रख देता हूँ। स्टार्ट ट्रांजिशन में मुझको जिसके भी ऊपर इसको अप्लाई करना है ना, इस ट्रांजिशन को, उसको हम इसके अंदर रखेंगे। इसको मैं कट करता हूँ सिंपली, यहाँ से Ctrl+X किया, मैं लिखूँगा स्टार्ट ट्रांजिशन। ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और इसके अंदर मैं इसको डाल लूँगा सिंपली। तो क्या होगा कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पेंटिंग जब तक होगा तब ये काम करेगा, ठीक है। तो हम उस समय हम क्या करेंगे वो देखते हैं। एक बार मैं पूरा कर लूँ फिर आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर इस पेंडिंग, ठीक है, इस पेंडिंग, अगर जब तक ये पेंडिंग है, ठीक है, जब तक ये पेंडिंग है तब तक हमारा कुछ, मैं डिव शो करता हूँ यहाँ पे, जो लिख के आएगा लोडिंग डॉट 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 डॉट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखिए सिंपल, बहुत ही, आप ध्यान दीजिएगा। इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि बहुत ही फास्ट हो रहा है तो आपको अच्छी तरह दिख नहीं रहा है। अब बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, ये देखिए आया था लोडिंग लिख के। क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा, आया था यहाँ पर लोडिंग लिख के। तो वो हमारा वही ट्रांजिशन है, सिंपली ये ट्रांजिशन है हमारा। तो ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट ट्रांजिशन हमको जिसके ऊपर हमें लगाना ट्रांजिशन, ठीक है, जिसके ऊपर हमें ट्रांजिशन लगाना है उसको हम इस तरह से उसको एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर डाल देंगे हम। तो मतलब अब इसके ऊपर, इस सारे आइटम्स के ऊपर हमारा ट्रांजिशन अप्लाई हो गया, कि जब जब आइटम रिमूव हो तो हमारा ट्रांजिशन अप्लाई होगा उस पर। और इस पेंडिंग मतलब जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है उस समय तक ये ट्रू होगा, ठीक है। जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा ये फंक्शन, उस समय तक ये ट्रू होगा। तो जब ये ट्रू होगा तो हमारा दिखाएगा लोडिंग, और एक समय जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा इस पेंडिंग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो ये शो नहीं होगा लोडिंग, सिंपली ये है, ठीक है। तो पूरा यही था, इसका मतलब ये था। तो अभी तक हमने अपने सारे हुक्स को पढ़ लिया हमने। सो आई होप आपको सारे हुक्स अच्छी तरीके से समझ में आए हों। अगर कोई ना आया हो, और वैसे मैंने कोशिश किया कि आपको सब अच्छी तरीके से बता दूं, अगर ना आया हो तो आप यहाँ पर आकर के एक बार इस वीडियो देखने के बाद एक बार आप इसको भी अगर पढ़ लो डॉक्यूमेंटेशन को, कि इसमें और भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा, तो आपको और अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।